Hello and welcome to GenXIS. Finally, we are at the last part of preamble. आज part 4 है preamble का and probably we will complete the chapter in this lecture only. Last lecture में हमने ये देखा कि what is preamble. We tried to define the very definition including the key terminologies. हमने देखा कि कैसे preamble ने इंडिया की सोर्स ऑफ पावर या कॉन्स्टिट्यूशन की सोर्स ऑफ पावर को डिफाइन किया. देन हमने देखा कि नेचर ऑफ स्टेट क्या होगा. एंड एट द लास्ट वी वर डिस्कसिंग अबाउट व्हाट वी आर ट्राइंग टू प्रोवाइड टू आवर सिटीजन, टू आवर पीपल, इन विच वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द जस्टिस इंक्लूडिंग द थ्योरी ऑफ जस्टिस बाय जॉन रॉल, द ओरिजिनल पोजिशनिंग की हमने बात की थी, वेल ऑफ इग्नोरेंस की बात की थी. ठीक है, उसके बाद हमने लिबर्टी के कॉन्सेप्ट को देखा कि व्हाट इज पॉजिटिव लिबर्टी, व्हाट इज नेगेटिव लिबर्टी. थिंकर्स ने लिबर्टी को कैसे डिफाइन किया हुआ है ना. नाउ टू द लास्ट थिंग, इक्वालिटी. ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है इक्वालिटी, क्योंकि अपने आप में सबसे डिबेटेड टॉपिक है. यहां अगर आप मॉडर्न किसी भी डिबेट को समझना चाहते हैं जो कि मॉडर्न कंट्रीज में चल रही है, उसके लिए हमें लिबर्टी की, इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट को थोड़ा डिटेल में समझना पड़ेगा, तो ही हम आज के डिबेट को आंसर कर पाएंगे. क्योंकि जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन हमेशा इस तरह होता है कि आपको थोड़ा मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट पता हो, की टर्मिनोलॉजीज ऐड हो. देखिए, जब भी एक एस्पिरेंट आंसर लिख रहा है और एक नॉर्मल आदमी आंसर लिख रहा है, दोनों लिखेंगे सेम ही, बट एस्पिरेंट अपनी की टर्मिनोलॉजीज को, फिलोसॉफिकल टर्म्स को ऐड करके आंसर को ब्यूटीफुल बनाता है, उसे एक मीनिंगफुल सब्जेक्ट देता है. जबकि जब नॉर्मल स्टूडेंट लिखता है उसको लेमन लैंग्वेज में लिखता है. जैसे कि हम सामान्य भाषा में बात कर रहे हैं, ये लेमन लैंग्वेज है, बट आंसर राइटिंग की लैंग्वेज लेमन नहीं होनी चाहिए. वहां पे बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर दिखने चाहिए. वो तभी होगा जब हमने हर एक चीज को बहुत डिटेल में समझा. लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर विथ अ सिंपल एग्जांपल. लेट्स सपोज एक रनिंग ट्रैक है, मैराथन ट्रैक, ठीक है, and we are saying that we do not differentiate between anyone. Let's start from the same point. हम किसी को नेगेटिव पोजीशन में रखेंगे, किसी को हम पीछे नहीं रखेंगे, सभी एक ही ट्रैक से स्टार्ट करते हैं. Is that very clear? And we said go. हमने यहाँ पे एक इक्वालिटी शो की, जिसमें हमने किसी के बीच कोई डिफरेंशिएशन नहीं दिखाया, हमने कोई प्रिविलेज नहीं दिया. ठीक है, बट हियर द प्रॉब्लम इज कि उस मैराथन में कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो कि शायद फिजिकली हैंडीकैप्ड हो, या वो इतने वेल ऑफ फैमिली से ना आते. तो क्या सच में हमने लिबर्टी दी सबको सेम ट्रैक से स्टार्ट करा के? ये अपने आप में एक डिबेट का क्वेश्चन है कि नहीं. ये सारी कहानी शुरू होती है यूरोपियन समाज से. इन यूरोपियन सोसाइटी देयर वाज अ क्लियर कट हायरार्की where lot of privileges was given to the ruling class or the aristocratic class. जो aristocratic class होते हैं, लैंडलॉर्ड क्लास होती है, फ्यूडल लॉर्ड्स. हमारे यूरोपियन सोसाइटी में एक क्लियर कट हमें एक चीज दिख रही थी कि लैंडलॉर्ड्स, किंग, एरिस्टोक्रेट्स, इन सभी को कुछ ना कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस थी जो कॉमन मैन को नहीं थी. आई होप आप मेरी बातें समझ पा रहे हैं. पक्का? एरिस्टोटल ने अपनी वर्क द पॉलिटी में ये चीज डिफाइन किया. उसने कहा अगर कोई बाय नेचर ज्यादा ब्रिलियंट है, ज्यादा एबल है, तो वो इक्वल कैसे हो सकता है? डेफिनेटली ही विल बी एट द सम लार्जर पोजीशन. हाँ, बट एरिस्टोटल ने एक चीज कही थी कि जो भी सिटीजन होगा उनके बीच अ काइंड ऑफ इक्वालिटी होनी चाहिए. इट मीन किंग, फ्यूडल लॉर्ड एंड सिटीजन विल नॉट बी इक्वल, दे मस्ट बी डिफरेंट, बिकॉज वन needed to be ruled and others should rule. है ना, एक शासन कर रहा है, दूसरा शासक है, तो इनके बीच आप समानता नहीं ला सकते. एरिस्टोटल ने पॉलिटी में एक कॉन्सेप्ट दिया जिसको हम कहते हैं नेचुरल इनइक्वालिटी, कि प्रकृति ने हमें सेम नहीं बनाया है, प्रकृति ने हम सबको इनइक्वल बनाया है. बाय नेचर सम इनइक्वालिटी बाय हाइट, बॉडी, फिजिकल कैपेसिटी, मेंटल कैपेसिटी, आईक्यू, एक्सेट्रा, है ना. इसी को काउंटर करने के लिए एक बहुत फेमस फिलॉसफी आती है 17th एंड 18th सेंचुरी में, जिस फिलॉसफी को हम कहते हैं द फाउंडेशनल इक्वालिटी
फाउंडेशनल इक्वालिटी एक अपने आप में सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है अगर हम इक्वालिटी को समझना चाहते हैं तो, क्योंकि जब भी आप आंसर राइटिंग करोगे आप यही बताओगे कि दिस काइंड ऑफ प्रोग्राम लुक्स लाइक फाउंडेशनल इक्वालिटी, है ना। व्हाट इज फाउंडेशनल इक्वालिटी? यहीं से इक्वालिटी की शुरुआत होती है। ये एक नेचुरल इक्वालिटी की बात करता है। ये कहता है कि वर्ल्ड द ह्यूमंस आर बॉर्न इक्वल। गवर्नमेंट the god never differentiate between humans. Anyone, everyone are born equal. No one is entitled for some special provision. No matter you are a king or you are not a king, you are a feudal lord or not a feudal lord, you all are equal. मतलब ये जो स्पेशल प्रिविलेजेस यूरोप में, अमेरिका में चल रहे थे, इसको काउंटर करने की जो फिलॉसफी आई, इसे कहा गया फाउंडेशनल इक्वालिटी फिलॉसफी। एम आई वेरी क्लियर? क्या फाउंडेशनल इक्वालिटी समझ पा रहे हैं? फाउंडेशनल इक्वालिटी सीधी यही बात करता है कि किसी के पास कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं होगा, एवरीवन मस्ट बी इक्वल। इसी कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे इवॉल्व करके हमने नाम दे दिया रूल ऑफ लॉ और इक्वालिटी बिफोर लॉ। हमने कहा लॉ के सामने सभी इक्वल होने चाहिए। There is nothing like someone is above the law and someone is below the law. Law must apply everyone equally. फाउंडेशनल इक्वालिटी ने इंडिया में बहुत सारे वर्ल्ड में, नॉट ओनली इंडिया, वर्ल्ड में बहुत सारे रिवॉल्यूशन को फ्यूल किया है। फॉर एग्जांपल, अगर आप अमेरिकन रिवॉल्यूशन की लैंग्वेज देखें तो वो भी यही स्टार्ट होता है कि ह्यूमंस आर बाय नेचर इक्वल। नॉट ओनली अमेरिकन रिवॉल्यूशन, लेट्स गो टू फ्रेंच रिवॉल्यूशन। French Revolution also starts with equality, the foundational equality. अगर आप इन दोनों रिवॉल्यूशन के आउटकम को देखें तो वो इक्वालिटी जो प्रमोट करे उसे फाउंडेशनल इक्वालिटी कहते हैं, जो कहता है कि सभी को इक्वल रखना है। क्योंकि उस समय सबसे बड़ा चैलेंज ही वही था। उस समय सबसे बड़ा, जैसे इंडिया की, चलिए इंडिया की एग्जांपल लेते हैं, आपको ज्यादा मजा आएगा क्योंकि हमारा क्या कॉन्टेक्स्ट इजी हो जाता है। इंडिया में अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति, यू कैन नॉट हैंग अ ब्राह्मण फॉर एनी सिन। आप किसी भी ब्राह्मण को फांसी की सजा नहीं दे सकते। अगर आपको याद हो तो इंडिया में बहुत बड़ा डिस्प्यूट हुआ था जब सुप्रीम कोर्ट बनी थी। ब्रिटिश ने बनाई थी 1773 में। ब्रिटिश ने जब 1773 में सुप्रीम कोर्ट बनाई और एक ब्राह्मण को हैंग कर दिया इन अ फेक केस, ऑब्वियसली मैंने आपको बताया हुआ था। कौन सा केस था वो? नंदलाल बोस केस। नंदलाल को जब हैंग किया गया तो उस समय पूरे इंडिया ने जाकर गंगा में स्नान किया था, ये मानते हुए कि ब्राह्मण कैसे हैंग किया जा सकता है। क्योंकि इंडिया में बाय नेचर वो आपको एक इनइक्वालिटी दिख रही है कि सेम क्राइम अगर कोई अपर कास्ट करता है उसे सजा कम मिलेगी, कोई लोअर कास्ट करे उसे सजा ज्यादा मिलेगी। इवन एक समय तो इतना तक प्रैक्टिस रहा है जब कास्ट सिस्टम में उसकी पीक पर थी कि अपर कास्ट अपने किसी भी क्राइम के लिए लोअर कास्ट को पनिशमेंट दे सकता है। क्राइम मैंने किया, आप जाके भुगत दो। ये कॉन्सेप्ट तक था हमारे यहां कभी। ऐसी सोसाइटी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये नहीं था कि जो पीछे है उसको कैसे आगे लाना है। सबसे पहले था पहले सबको बराबर तो कर ले, है ना। तो ये जो सबको बराबर करने की बात आई, इसी को हमने टर्म दिया फाउंडेशनल इक्वालिटी, जहां पे किसी के बीच कोई डिफरेंशिएशन नहीं रखा जाएगा। एवरी मैन इज बॉर्न इक्वल। Am I clear? I am using term men because that is mentioned in the American and French Revolution. मैन मतलब यहां पे हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, तब मैन के पास ही राइट थे इसलिए मैन लिखा जाता था। ऑलराइट, फाउंडेशनल इक्वालिटी इसी को कहते हैं। इसने बहुत सारे अच्छे काम किए। पहली बार इक्वालिटी का फाउंडेशन रखा, जैसे अलेक्सिस डी टैंक्विली, हमने टैंक्विली की कल बात की थी, उन्होंने एक बहुत फेमस स्टेटमेंट इक्वालिटी को दिया है, इक्वालिटी मस्ट परसिस्ट, इक्वालिटी मस्ट कम। आज नहीं तो कल समानता आएगी ही आएगी, बिकॉज नेचर नेवर डिफरेंशिएट। इससे एलेक्स डी टैंक्विल को बहुत ज्यादा इक्वालिटी में कोट किया जाता है कि ये इक्वालिटी की ऐसी बात करते हैं कि आप कुछ भी, क्योंकि ये है ना एरिस्टोटल के अगेंस्ट। एरिस्टोटल क्या कहते हैं कि बाय नेचर पीपल आर डिफरेंट। टैंक्विल कहते हैं बिल्कुल नहीं, बाय नेचर पीपल आर सेम एंड वंस सूनर और लेटर द इक्वालिटी विल परसिस्ट। आएगा ही वो एक समय जब सब एक हो जाएंगे। क्या आप समझ पा रहे हैं? फाउंडेशनल इक्वालिटी के बाद एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। फाउंडेशनल इक्वालिटी एक लेमैन या बिना सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन के इक्वालिटी की बात करता है। जैसे इस क्लास में बैठे मैं हर बच्चे को कह दूं कि सभी इक्वल है,
बट दैट्स नॉट एक्चुअली ट्रू। क्या सभी के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है? जैसे आप में से ज्यादातर बच्चे अपने घर से आ जा रहे हैं, आप सुबह उठे होंगे तो आपको मम्मी ने बहुत अच्छा सा नाश्ता बना के खिलाया होगा, आपके पास टिफिन होगी यहाँ पे पढ़ने के लिए, आप वापस घर जाएंगे तो आपके पास एक फैमिली होती है बात करने के लिए। मेरे हॉस्टल के बच्चे, वो सुबह उठते हैं, उनके पास कोई फैमिली नहीं है। अगर हॉस्टल की मासी या टिफिन वाले अंकल जो भी हो, अगर हॉस्टल में टिफिन प्रोवाइड कर दे तो खा पाएंगे, नहीं कर पाए तो भूखे आएंगे। यहाँ पूरे दिन रहने के बाद, एक स्ट्रेसफुल जिंदगी जीने के बाद जब आप घर जाते हो, आपको एक फैमिली मिलती है, उस बच्चे को कुछ नहीं मिलता। वो तो ये बनाता है भगवान 7 ना बजे जल्दी शाम के, यार मुझे घर जाना पड़ेगा, क्योंकि वो हम जैसे होंगे। घर जाते वो एक अकेलापन शुरू होता है, कब तो कोई नहीं है, 7 बजे के बाद दुनिया सो जाती है। फिर मुझे याद आता है वो पंचायत सीरीज, ये गांव है ना, बोलते ये गांव कैसा, यहाँ सब 7 बजे के बाद सो जाते हैं। तो हॉस्टल वाले बच्चों की हालत शुरू हो जाती है सर। वो बीमार है तो कोई पूछने वाला नहीं, आपको थोड़ा सा बुखार के आ गया, आपकी मम्मी तो भाई 10 एक प्रकार की दवाएं बना के लाती है कि बेटा ये खा ले, बेटा ये पी ले। अब ऐसे सिचुएशन में मैं कहूं कि दोनों बच्चे समान हैं, दैट्स नॉट द ट्रू, राइट। किसी की इकोनॉमिक बैकग्राउंड डिफरेंट होगी, किसी की इकोनॉमिक बैकग्राउंड डिफरेंट होगी। कोई अच्छे अच्छे जैसे आप सब एक ठीक ठाक कोचिंग अफोर्ड कर रहे हो, फीस भर रहे हो, वहीं कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो शायद कोचिंग ना अफोर्ड कर पाए, है ना। कल ही स्टाफ में मैडम बोल रहे थे कि सर ये बच्चे इतनी ऐसे ऐसे धीरे धीरे फीस भरते हैं, आपको कैसे पोसाता है? क्योंकि जिसकी जो मर्जी हो धीरे धीरे अपने हिसाब से बढ़ता है, तो मुझे कहते हैं जब मुझे जरूरत पड़ती है मैं ग्रुप में डाल देता हूँ, पे द फीस इमीडिएटली। मैं तब तक किसी को फोर्स नहीं करता, फॉर अ सिंपल रीजन, क्योंकि सबकी इकोनॉमिक कंडीशन सेम नहीं है। बट यस, एवरीवन डिजर्व अ चांस टू स्टडी। अगर एक सामान्य घर का बच्चा कहीं पढ़ने जाना चाहता है, तो ये कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले कहते हैं कि डेमो में भूल जाओ, पहले लाओ 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपीज एज फीस आप पे कीजिए, तो आपको क्लास में एंट्री मिलती है। और क्लास में एंट्री मिलेगा, अगर आप कहते हो सर हमको ईएमआई चाहिए, नो डाउट यू कैन टेक ईएमआई। ईएमआई आपके अकाउंट से लिंक कर दी जाती है, जस्ट लाइक होम लोन। कोचिंग फीस की ईएमआई ऐसे लिंक होती है सर, होम लोन जैसी, प्लस 10% इंटरेस्ट। और ये मैं मजाक नहीं कर रहा, आपको मैं सारे कोचिंग फीस की ब्रोशर दिखा देता हूँ, ऑफिशियल ब्रोशर। जो ब्रोशर बनाते हैं ऑफिशियल ब्रोशर में लिख के देते हैं कि अगर आप इतने महीने की ईएमआई ले तो आपको इतना % ब्याज देना पड़ेगा। अब ऐसी सिचुएशन में क्या माँ बाप, गरीब माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ा पाएगा? कभी नहीं पढ़ा पाएगा। मैं नहीं कहता हर बच्चा पास होगा, पर अपॉर्चुनिटी की इक्वालिटी तो होनी चाहिए ना। लेट हर एटलीस्ट ट्राई, लेट हर एटलीस्ट चेक हर सेल्फ, क्यों पढ़ पाएगी या नहीं पढ़ पाएगी, इतना तो हक बनता है। अब आप मुझे बताइए, एक ऐसा बच्चा जो इस बैकग्राउंड से आ रहा है और एक वो जो वेल ऑफ बैकग्राउंड से आ रहा है, कैसे वो दोनों सेम इक्वल है? नो डाउट हमने किसी को कोई इंटाइटलमेंट नहीं दिया हुआ है, हमने नहीं कहा कि आप ऊपर हो या आप नीचे हो, तो हम फाउंडेशनल इक्वालिटी तो मान रहे हैं। बट वेयर इज दैट रियल इक्वालिटी? यहां पे नए थिंकर्स पिक्चर में आते हैं, लाइक कार्ल मार्क्स। ये थिंकर्स कहते हैं कि देखिए, ये दिस इज नॉट एक्चुअली इक्वालिटी। फाउंडेशनल इक्वालिटी एक्चुअली oppresses non-equals in the name of equality. इसलिए what we need the second type of equality, that is equality of opportunity. ये सेकंड टाइप ऑफ इक्वालिटी है जो कि बहुत ज्यादा नहीं। देखिए, जब तक आप ये सब चीजें नहीं समझ पाएंगे, तो आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कभी नहीं समझ पाएंगे, इंडियन गवर्नमेंट के प्रैक्टिसेस को नहीं समझ पाएंगे। हमें बहुत जरूरत है कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए। भारत ने सबसे पहले फाउंडेशनल इक्वालिटी की बात की है कि यहाँ किसी को कोई प्रिविलेज नहीं है, बट हम वहीं पे नहीं रुक गए जैसे अमेरिका और फ्रांस में रुक गए लोग। हम उससे एक स्टेप आगे गए, हमने इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को प्रमोट करने का ट्राई किया, जो सेकंड प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी है। ये कहता है अगर कोई डिसएडवांटेज्ड है, कोई सबसे पीछे है, ड्यू टू इकोनॉमी, ड्यू टू सोशल फैक्टर्स, ड्यू टू कास्ट रिजिडिटी और एनी अदर थिंग, इन दैट केस स्टेट हैव अ ड्यूटी। जो फाउंडेशनल इक्वालिटी है वो नेगेटिव कॉनोटेशन ऑफ इक्वालिटी है। वहां हमसे कहा जा रहा है कि स्टेट किसी के बीच कोई भेदभाव नहीं करेगा, नहीं करेगा, दैट इज नेगेटिव कॉनोटेशन। वाइल एट द करंट कॉन्टेक्स्ट द इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ये स्टेट को कुछ करने के लिए कहा जा रहा है, जिसको हम पॉजिटिव इक्वालिटी कहते हैं।
यहां स्टेट को मोटिवेट किया जाएगा कि अगर कोई डिसएडवांटेज्ड है तो उसे आगे लाइए, अगर कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो जिस रेस की हमने बात की थी उस रेस में उसे थोड़ा आगे खड़े कर दो। सबके लिए स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है। अगर कोई बहुत अच्छे वेल ऑफ ट्रेन फैमिली से आ रहा है उसको थोड़ा पीछे खड़े कर दो। दिस इज व्हाट इक्वालिटी मींस। एम आई क्लियर? इसी को इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी कहते हैं और दिस इज द फाउंडेशन फॉर अफर्मेटिव एक्शंस। आज हमारी गवर्नमेंट का जो सेंट्रल पॉलिसी है, लाइक रिजर्वेशन, स्पेशल लॉज टू प्रिवेंट माइनॉरिटीज, स्पेशल लॉ टू empower women, security of children, handicapped, public safety act, civil rights act, ये जो हम स्पेशल प्रोविजंस कर रहे हैं, इन सारे प्रोविजन का प्राइमरी पर्पस है टू इम्पोज इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी वाया अफर्मेटिव एक्शंस। अफर्मेटिव एक्शंस का मतलब होता है जहां पे स्टेट थोड़ा आगे आकर कुछ करे, कुछ एक्स्ट्रा देने की ट्राई करे, उसे हम कहते हैं अफर्मेटिव एक्शंस। और यही इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है जो आज आपको विमेन रिजर्वेशन, ये सब सबसे ज्वलित मुद्दे थे बेटा 2025-26 के। सबसे बॉइलिंग पॉइंट यही थे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया जहां पे विमेन्स को 1/3 रिजर्वेशन दे दिया गया पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में। वाई? ये तो क्लियर कटिंग इनइक्वालिटी हो गई फाउंडेशनल इक्वालिटी के हिसाब से। आप कहते हो कि 33% सीट्स पे मैन लड़ ही नहीं सकते। अब आप सोचो 33% पे मैन वोट दे सकते हैं, लड़ नहीं सकते, तो ये तो फाउंडेशनल इनइक्वालिटी हो गई ना सर। बट दिस इज इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, जहां स्टेट एक अफर्मेटिव एक्शन ले रहा है जो हिस्टोरिकली बैकवर्ड थे उन्हें आगे लाने का। यहीं पे नहीं रुकता, ये पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ रिजर्वेशन इज द रिजल्ट ऑफ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। रिजर्वेशन क्या है? रिजर्वेशन यही तो है कि जो हिस्टोरिकली डिप्रेस्ड थे, जिसको कभी हमने वो सारी अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जो वो डिजर्व करते थे, लेट्स ट्राई टू गिव देम बाय समथिंग एक्स्ट्रा। इस साल का सबसे डिबेटेबल टॉपिक 2019 का यूजीसी रूल्स, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया। द यूजीसी रूल इटसेल्फ इज अ रिजल्ट ऑफ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। अगर यूजीसी रूल को आप लेमन टर्म में देखें फाउंडेशनल इक्वालिटी के, तो वो तो इनइक्वालिटी है। यूजीसी रूल क्या कहता है कि अगर आप एसटी, एससी, ओबीसी, विमेन और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं, आपके साथ कोई भी केसेस होता है तो आप उसको केस फाइल कर सकते हो, स्पेशल कमेटी बनेगी। पर अगर आपका केस फॉल्स निकला तो भी आप पे कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। इसलिए तो पूरा डिबेट था ये। तो अगर फाउंडेशनल इक्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो इनइक्वालिटी एक्चुअली। बट जब हमें इसको थोड़ा स्टेट के इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के कॉन्सेप्ट से देखना है तो वी विल रियलाइज कि दिस इज ट्रू। कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि यस, यूनिवर्सिटीज आर द हब ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। बहुत सारा एक्सप्लॉयटेशन होता है। कभी कुछ एग्जांपल्स आपको बताऊंगा, आप शॉक हो जाओगे। ये समय उसके लिए योग्य नहीं है। जब हम आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 पढ़ेंगे तब हमको सीरियस एग्जांपल्स करंट दुनिया के देखेंगे कि किस लेवल का एक्सप्लॉयटेशन वहां हो रहा है। आप लोग अच्छा खासा गूगल यूज करते हो, कभी सर्च करना समय मिले तो एनसीआरबी का डेटा, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा, कि इंडिया में कितने एससीज एंड एसटीज आर लिंच्ड एंड बीटन टू डेथ इन लास्ट ईयर, एंड इन कंट्री सर्च हाउ मेनी ऑफ ओपन जनरल पर्सन वर बीटन इन डेथ टू लास्ट ईयर? 0। आप कहते हो अब तो समाज एक हो गया है, तो मुझे इसका जवाब भी कोई दे दो कि क्यों ओनली एक सर्टेन कम्युनिटी के लोगों को ही पकड़ के मार दिया जाता है। वो कैसे कैसे इश्यूज पे आप सोच भी नहीं सकते सर। एक बड़ा फेमस इशू था कि खेत में वॉशरूम करने चले गए थे, एंड खेत बिलोंग टू सर्टेन अपर कास्ट पर्सन एंड दे किल्ड दैट लेडी पब्लिकली। एक इंसान अपनी ही शादी में घोड़े पे चढ़ना चाहता था, उसे घोड़े पे नहीं चढ़ने दिया गया, बल्कि उसको, दूल्हे को, वहीं पे मार मार के मार डाला गया। हम इस समाज में रह रहे हैं सर। यहां इफ यू आर इम्पोजिंग फाउंडेशनल इक्वालिटी, यू कैन नॉट मेक रियली इक्वल। हियर द स्टेट नीड्स इंटरवेंशन। कभी कभी स्टेट को इंटरफेयर करना जरूरी है, तभी आप लाओगे वुमेन रिजर्वेशन एंड अदर कॉन्सेप्ट ऑफ अफर्मेटिव एक्शन। एम आई क्लियर? तो कभी भी आपको रिजर्वेशन या किसी भी ऐसी चीज को सपोर्ट करना हो तो जस्ट कोट अबाउट
opportunity, equality of opportunity. Thinkers like Karl Marx have well defined this. Karl Marx की डेफिनेशन एक्चुअली वर्कर्स को लेकर थे, बट हम यहाँ उसको यूज कर सकते हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में. Am I clear? ओके, चलिए अब ये दोनों कॉन्सेप्ट हो गया. बस इसमें एक और इशू आ रहा है. जैसे ही आप इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, सर्टेन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी विल बी डिसएडवांटेज्ड बिकॉज ऑफ दैट. मान लीजिए एक लड़का है जो आउट ऑफ 360 मार्क्स ही स्कोर्स 340. he belong to a very poor family. ठीक है, इसके पास कोई इकोनॉमिक वेलनेस नहीं है. A student scored 250 out of 360, but he belongs to SC category and he is open general. जैसे ही आप अफर्मेटिव एक्शन का प्रिंसिपल अप्लाई करते हो, he will get the seat. And let's assume there's a limited seat, तो इनकी सीट चली जाएगी. तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी में हमेशा कुछ सेक्शन डिसएडवांटेज भी रहेगा. और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है बेटा कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी लाने के लिए कंटिन्यूअस स्टेट इंटरवेंशन मैंडेटरी है. हर चीज में स्टेट का इंटरफेरेंस करना पड़ेगा. एम आई राइट और रॉन्ग? अब आप मुझे बताइए, वेयर इज लिबर्टी देन? क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी देखा था कि हर इंसान को अपनी एबिलिटी के हिसाब से, कैपेबिलिटी के हिसाब से काम करने का राइट होना चाहिए. तो इसके राइट्स का क्या? इसको तो लिबर्टी कॉम्प्रोमाइज कर दी गई. इसलिए जब भी हम इक्वालिटी की बात करते हैं, सबसे बड़ी डिबेट आती है कि वेयर इज लिबर्टी. इक्वालिटी एंड लिबर्टी दे कैन नॉट एग्जिस्ट, कोएग्जिस्ट एक्चुअली. व्हाई? क्योंकि टू इंपोज इक्वालिटी यू हैव टू स्नैच लिबर्टी. तभी तो. अब आप सोचिए, अगर कोई इंसान है जो कि एब्सोल्युटली ब्रिलियंट है, ठीक है, और आप उसके ब्रिलियंस को रिजर्वेशन के हिसाब से दबा रहे हो क्योंकि आपको अफर्मेटिव एक्शन करना है, तो उसके साथ तो नाइंसाफी हो गई. अब ये चीज बैलेंस कर पाना पॉसिबल नहीं हो रहा मॉडर्न दुनिया में. आज मॉडर्न दुनिया की सबसे बड़ी डिबेट यही है, द इक्वालिटी वर्सेस लिबर्टी. Wherever you are going to impose the equality of opportunity, you are snatching liberty. क्योंकि आप कैसे कह सकते हो कि मुझे तुम्हें इक्वल बनाना है? वो कहेगा मेरे पास लिबर्टी भी है. इवन लिबर्टी हैज गिवन द मोर प्रेफरेंस इन प्रीएम्बल देन इक्वालिटी. यहां हमने लिबर्टी के कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े थे, याद कीजिए. लिमिटेड लिबर्टी है ना, कि लिबर्टी ठीक है आपको मिलेगी, बट अंडर द फोर वॉल्स ऑफ लॉ. ठीक है. इन सारे कॉन्सेप्ट के बाद एक न्यू थिंकर जन्म लेते हैं जो कहते हैं थर्ड टाइप ऑफ इक्वालिटी, क्योंकि हमने देखा इसमें भी उतना सक्सेस नहीं रहा है. एंड दैट इज इक्वालिटी ऑफ आउटकम्स. मेरी बात थोड़ा समझना, ठीक है. जब भी हम इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, वहां पे एक लूप होल है. हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी आप सबको इक्वल दो, बट अगर उसमें कोई आदमी अपना टैलेंट लगाए, अपना हार्डवर्क लगाए और एक्सट्रीमली आगे बढ़ जाए, तो आप उसको रोक नहीं सकते. लेट देम डू दैट. मतलब इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी में ही कॉन्सेप्ट ऑफ मेरिटोक्रेसी भी है. आज रिजर्वेशन में सबसे ये यूज कर कॉन्सेप्ट ऑफ मेरिटोक्रेसी. कॉन्सेप्ट ऑफ मेरिटोक्रेसी कम्स विद इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी. ठीक है, स्टेट ज्यादा से ज्यादा सबको इनिशियल लाइन पे लाके खड़ा कर सकता है कि everyone must start from the same line to run, but if someone have more strength, let them run faster. Am I clear? अब आप सोचिए एक ऐसा समाज जहां पे ऐसा भी तो हो सकता है कि चलो इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी सबको दे दी. जैसे आज की बात बताते हैं, आज भी हमने इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी सबको दी हुई है, बट जितनी अपर पोस्ट है, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, वो सबके सब ओपन जनरल ऑक्यूपाई करके बैठ गए. इसके सपोर्ट में आर्ग्यूमेंट ये दिया जाता है कि दे आर मच बेटर, सो दे विल ऑक्यूपाई ऑब्वियसली, व्हाई नॉट, है ना. तो फिर से वही क्वेश्चन आएगा कि अब अल्टीमेटली ऊपर के लेवल पे जाके इनइक्वालिटी आ गई. एक इश्यू ये आ रहा था कि समाज कुछ इस तरह बन जाएगा इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी और मेरिटोक्रेसी की वजह से कि एक समय ऐसा आ सकता है कि कोई इंसान इतना रिच हो जाए कि वो कुछ भी खरीद सके, इवन अदर ह्यूमन, और कोई इंसान इतना गरीब हो जाए कि he will be forced to sell himself and his labor to other. क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी ये तो बता रहा है कि सब स्टार्ट एक साथ करो, खत्म कैसा होगा नहीं बताता. वो कहता है जिसमें जितनी स्ट्रेंथ होगी सब उस तरह खत्म करेंगे. तो इस तरह तो कुछ वर्ग एकदम ही पीछे रह जाएगा और कुछ एकदम ही आगे निकल जाएगा.
एम आई क्लियर और नॉट? यहां पे पिक्चर में आती है इक्वालिटी ऑफ आउटकम। इक्वालिटी ऑफ आउटकम कहता है कि देखिए, इट इज नॉट नेसेसरी कि सभी एक जगह स्टार्ट करें, बट एवरीवन मस्ट एंड सेम। मतलब अगर किसी के पास एक्सट्रीम रिसोर्सेस एक्यूमुलेट हो रहे हैं, इकोनॉमिक रिसोर्सेस और पॉलिटिकल रिसोर्सेस, वो इतने कभी नहीं होने चाहिए कि वो किसी और को खरीद ले। बेटर स्टेट हैव द ड्यूटी टू कलेक्ट दैट रिसोर्सेस फ्रॉम वेल्दी एंड रीडिस्ट्रीब्यूट टू द पुअर। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? कोई इतना रिच होता है, उसके पास एक्सट्रीम रिसोर्सेस हैं, snatch that resources, distribute among poor। इसका एक बेस्ट एग्जांपल आज आपको मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में बताऊं, क्योंकि थियरी तो बहुत हो गई। जो जितना ज्यादा अर्न करता है तो उतना ज्यादा टैक्स पे कर रहा है। व्हाई? बिकॉज इन इंडिया वी आर फॉलोइंग इक्वालिटी ऑफ आउटकम एज वेल। जो जितना ज्यादा वेल्दी है उससे उतना ज्यादा टैक्स करो, उससे टैक्स कलेक्ट करके पुअर के लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल फैसिलिटीज, एजुकेशनल फैसिलिटीज प्रोवाइड करो। यही तो है इक्वालिटी ऑफ आउटकम्स। हम किसी को भी इतना वेल्दी नहीं बनने दे रहे कोई दूसरे को खरीद सके, बल्कि उसकी वेल्थ से एक पोर्शन कट करवा दे रहे। समझ रहे हैं आप? उसकी वेल्थ से एक पोर्शन कट करवा के हम उन्हें दे रहे हैं जिसको एक्चुअली जरूरत है। इसको रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के लिए सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। इंडिया में जैसे ही इंडिया आजाद हुआ, लैंड रिफॉर्म्स आए। और इस लैंड रिफॉर्म, तो जो सबसे वेल्दी लैंडलॉर्ड्स थे, 500-600 एकड़ जमीन लेके बैठे थे, उनकी जमीन को छीन कर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना, इसी को लैंड रिफॉर्म्स कहा गया। लैंड रिफॉर्म लाने में जो फिलोसॉफिकल हमें सहारा मिला था, दैट वाज इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। जब भी वेल्दी से उनकी प्रॉपर्टी छीनी जाती है इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्स, जितना अमीर उतना टैक्स, उसको प्रोग्रेसिव टैक्स कहते हैं, इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्स, इन द फॉर्म ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। Am I right? इन सारे केसेस में हम एक्चुअली व्हाट वी आर ट्राइंग टू इंपोज इक्वालिटी ऑफ आउटकम। सो अगर आज इक्वालिटी को आपको समझना है तो हम ये कह सकते हैं कि द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी स्टार्टेड विद द फाउंडेशनल इक्वालिटी, which later evolved into the equality of opportunity, and which may be resulting into the accumulation of wealth into certain people. To counter that, we jumped to the equality of outcome. Okay, and Indian Constitution's equality term in preamble is blend of all three. हम किसी एक को नहीं मान रहे, हम इस तीनों को मान रहे हैं, इक्वालिटी ऑफ फाउंडेशनल इक्वालिटी, अपॉर्चुनिटी एंड आउटकम। जहां हम रिजर्वेशन, अफर्मेटिव एक्शन द्वारा अपॉर्चुनिटी की इक्वालिटी लाना चाहते हैं, रूल ऑफ लॉ एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ के द्वारा हम फाउंडेशनल इक्वालिटी लाना चाहते हैं, एंड प्रोग्रेसिव टैक्सेशन के द्वारा हम इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी आउटकम की बात करते हैं। ठीक है, तो आज जो भी हो रहा है वो सबका सब इन्हीं प्रिंसिपल्स से डिराइव्ड है। अब आप अगर पीवाईक्यू उठा के देखेंगे आपको पता चलेगा, रिजर्वेशन पे क्वेश्चन बना हुआ है, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन पे बना हुआ है, अफर्मेटिव एक्शंस पे बना हुआ है, लैंड रिफॉर्म पे बना हुआ है। अब एक बच्चा लिखेगा कि लैंड रिफॉर्म मतलब होता है किसी वेल्दी लैंडलॉर्ड से जमीन लेकर गरीबों को देना। दूसरा बच्चा इंट्रो लिखेगा, टू कनकर द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी ऑफ आउटकम, to let not accommodate the wealth into the hands of certain people. Redistribution their wealth is known as land reform. लिखा दोनों ने सेम चीज, बट किसी ने उसको एक फिलोसॉफिकल डेप्थ देके लिखा, किसी ने ऊपर ऊपर की कहानी लिख दी, कहानी बदल गई पूरी। उस बच्चे को 7-8 मार्क्स मिल जाएंगे, उसको 4-5 मार्क्स मिलेंगे। मेंस में अपने आप मार्क्स अचीव करना एक सबसे बड़ा टैलेंट है। इसीलिए तो मुझे जीपीएससी या यूपीएससी की एग्जाम पैटर्न बहुत पसंद आती है। यहां पहले आपसे प्रीलिम्स लिखवाई जा रही है, जो आपके फैक्चुअल नॉलेज को चेक करता है कि हाउ मच यू आर वेल ऑफ विद फैक्ट्स। देन आता है मेंस। मेंस बताता है कि हाउ मच क्रिएटिव यू आर। यही रीजन है कितने सालों से डिबेट चल रही है कि अब तो भाई हमको है ना मेंस में खत्म कर देना चाहिए, मेंस खत्म कर देनी है, क्योंकि मेंस में सब्जेक्टिविटी ज्यादा आ जाती है। एक आंसर कोई टीचर चेक कर रहा है, उससे अच्छा लगा वो सेम आंसर का 8 मार्क दे देगा। कोई दूसरा टीचर चेक कर रहा है, उसका मूड अच्छा नहीं हो 5 मार्क्स दे देगा। तो हर मेंस में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो काफी लोग डिमांड कर रहे हैं कि मेंस में भी सब्जेक्टिविटी डाल दो, ऑब्जेक्टिविटी डाल दो, सब्जेक्टिविटी खत्म करो, मतलब ये चेक करना ओएमआर डालो। महाराष्ट्र में ऑलरेडी हो गया है। महाराष्ट्र एमपीपीसीएस अगर आप देते हो, एमपीपीसीएस के क्लास 1-2 के एग्जाम में अब कोई मेंस नहीं होती, उनके मेंस में भी ऑब्जेक्टिव है, टिक करो। बट इस तरह के सिविल सर्वेंट बनने की वजह से आज महाराष्ट्र में इतनी क्राइसिस है कि जिसको देखो, जहां देखो गुंडागर्दी करते घूम रहे हैं।
क्योंकि सिविल सर्वेंट्स क्रिएटिव नहीं है। हमारे सिविल सर्वेंट्स क्रिएटिव क्योंकि क्रिएटिविटी के बेसिस पे उन्हें बनाया गया है। अगर आपसे कह दूं मैं कि आपको खाली ऑब्जेक्टिव टिक करना है तो आप कभी डेप्थ में जाके चीजों पढ़ोगे नहीं। और अनपढ़ सिविल सर्वेंट तो ऐसे होंगे जैसे महाराष्ट्र में। हमारे यहाँ सिविल सर्वेंट्स आर वेरी वेल ऑफ। एक आईएएस के पास जबरदस्त नॉलेज होता है, वो आराम से किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सकता है, क्योंकि आईएएस ने वो सारी प्रॉब्लम्स फेस की हुई है। आंसर राइटिंग, आंसर राइटिंग इज द आर्ट ऑफ मोल्डिंग द वर्ड्स यू नो। ठीक है, तो मेरे हिसाब से मैंने आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया कि व्हाट इज इक्वालिटी दैट इज इंश्राइन्ड इन इंडियन प्रीएम्बल। अब इक्वालिटी कौन कौन सी हम लाना चाहते हैं? द पॉलिटिकल इक्वालिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी एंड सोशल इक्वालिटी। ठीक है, ये टर्म यही बताता है हमें। देखिए इक्वालिटी किसकी किसकी जगह देखिए, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, मतलब कोई भी एक दूसरे से ऊपर या नीचे नहीं होगा। इसी को हमने क्या पढ़ा? फाउंडेशनल इक्वालिटी, है ना। फाउंडेशनल इक्वालिटी नहीं, किसी का स्टेटस ऊपर या किसी का स्टेटस ऊपर नहीं, ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमॉन्ग देमसेल्फ ऑल फ्रेटर्निटी। और इन सभी के बीच बंधुत्व फैलाने के काम भी ये हमारा प्रीएम्बल कहता है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन करना चाहिए। कितनी अच्छी बात है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ डिवाइडिंग फैक्टर, इट इज अ फैक्टर ऑफ यूनिटी। वो खुद ही कह रहा है कि हमें सबके बीच फ्रेटर्निटी फैलाना है, बंधुत्व। फ्रेटर्निटी टर्म मेनली प्रमोट किया था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने। उन्होंने कहा था यू कैन नॉट डाइवर्स जस्टिस फ्रॉम लिबर्टी एंड इक्वालिटी, you cannot divorce no equality or liberty will exist without fraternity। अगर विदाउट फ्रेटर्निटी कोई भी इक्वालिटी या लिबर्टी आप लाते हो तो क्योटिक सोसाइटी की तरफ आगे बढ़ जाएगा, जहां पे कुछ एक्सट्रीम पावरफुल हो जाएंगे और कुछ वीक। पावरफुल और वीक में प्रॉब्लम नहीं है, बट उन पावरफुल और वीक में अगर फ्रेटर्निटी नहीं है, बंधुत्व की भावना नहीं है, तो एक दूसरे का शोषण चालू कर देंगे। इसलिए फ्रेटर्निटी इज द मस्ट थिंग इन द इंडियन सोसाइटी। ठीक है, तो ये जो हमने पढ़ा ये सबसे इंटरेस्टिंग बात है। फ्रेटर्निटी अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, हर इंडिविजुअल की आत्मसम्मान, उनकी डिग्निटी की रक्षा करना का काम भी स्टेट का है। इसलिए तो आप देखिए कितने सारे नए नए फंडामेंटल राइट्स ऐड हो रहे हैं। राइट टू डिग्निफाइड डेथ, इज्जत से मरना भी आपका फंडामेंटल राइट है, क्योंकि डिग्निटी को प्रोटेक्ट करने का काम प्रीएम्बल ने ऑलरेडी स्टेट को देकर रखा है। एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, इस देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी को भी प्रमोट करना इज अ कोर फिलॉसफी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहां पे एक बड़ा डिबेट है, आगे मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि एक्चुअली यहां से क्या डिबेट निकल रही है। ठीक है, अब ये जो था ये हम ये बता रहे हैं कि इंडियन सिटीजन को हम क्या देना चाहते हैं। लास्ट लाइन हमें बता रही है कि कब हमने ये अडॉप्ट किया, द डेट ऑफ अडॉप्शन इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th day of November 1949। दिस इज द डेट ऑफ अडॉप्शन। ये जीपीएससी ने 2024 प्रीलिम्स में पूछा था। अकॉर्डिंग टू प्रीएम्बल विच इज द डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949। ठीक है, टू हियर बाय अडॉप्ट, इस टर्म का मीनिंग है बेटा, अडॉप्ट मतलब स्वीकार किया, इनैक्ट लागू किया गया, एंड गिवन टू आवरसेल्फ, ये हमने खुद को ही दिया है, क्योंकि बनाया भी तो हम नहीं है, वी द पीपल। तो हमने जो बनाया था वो हमने खुद को दिया है, दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहां हमने प्रीएम्बल के बेसिक्स को, प्रीएम्बल की टर्मिनोलॉजीज को और उसके साथ साथ द फिलॉसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को समझ के कंक्लूड किया। अब कुछ लीगल बैटल्स प्रीएम्बल को लेकर देखते हैं, जहां से क्वेश्चन ज्यादातर बन रहे हैं। यहां तक किसी अब सीधा ओके रिजर्वेशन तो पूरी होल कम्युनिटी पर लगती है ना सर। ओके, देखिए बेटा, ट्रू इक्वालिटी इज ए यूटोपिया। यूटोपिया मतलब वो रियलिटी नहीं है। जब भी कोई भी चीज आप करेंगे इन अ लार्जर सोसाइटी, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि सबको सब कुछ मिलेगा। वी कैन नॉट ब्रिंग ट्रू इक्वालिटी। ट्रू इक्वालिटी इज एन यूटोपिया।
है ना। जैसे आप कह रहे हैं कि कुछ हर सोसाइटी में कुछ लोग ऑपरेस्ड होते हैं, कुछ लोग ऑपरेशन करते हैं, तो सारी सोसाइटी को बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए ना। बट द वेरी प्रॉब्लम हियर विद द इक्वालिटी और एनी अफर्मेटिव एक्शन इज टू ड्रॉ दैट वेरी थिन लाइन। इसे हम इंटेलिजेंट डिफरेंसिया कहते हैं। आर्टिकल 15 में आपको डिटेल में बताऊंगा इंटेलिजेंट डिफरेंसिया। आप जैसा कह रहे हैं कि सर इनको मिलना चाहिए, इनको नहीं मिलना चाहिए। लेट्स टेक सर्टेन प्रैक्टिकल एग्जांपल, है ना। मान लीजिए एससी कम्युनिटी की हम बात करते हैं कि एससी कम्युनिटी में सबको तो रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है, कुछ को है, कुछ को नहीं है। बट द प्रॉब्लम हियर इज हाउ विल यू ड्रॉ दैट लाइन, किसको है और किसको नहीं, ऑन व्हाट बेसिस। एक एक भाई भी देख रहा है नॉर्मल घर पे, दूसरे भाई ने मर्डर कर दिया, तो पहले भाई वाले भाई को एक जो टीवी देख रहा है उसको हम इस तरह नहीं कह सकते बेटा कि ये कॉन्सेप्ट है कि अगर दो भाई बैठ के एक टीवी देख रहे हैं, मर्डर करा तो जेल में ला दे, क्योंकि कुछ भी जो डिफरेंशिएशन किया जाता है वो थोड़ा इंटेलिजेंट डिफरेंशिएशन में बेस्ड होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मुझे पता है कोर कॉन्सेप्ट रिजर्वेशन वाला है आपके क्वेश्चन का। जैसे रिजर्वेशन की बात करते हैं, रिजर्वेशन में इंडिया में जो थिन लाइन बनाई गई है, वो थिन लाइन किस बेसिस पे है? इट इज बेस्ड ऑन सोशल इनइक्वालिटी। एम आई राइट और रॉन्ग? चलिए मैं आपका एग्जांपल समझ चुका हूं, मैं आपको एक बार थोड़ा सा सिंपल एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए एक कम्युनिटी है जहां पे ओपन जनरल एंड एससी क्लास के लोग बैठे हैं। एम आई क्लियर? इस एससी में कुछ वेल्दी होंगे, कुछ नॉन वेल्दी होंगे। What we require to provide benefits to them because they are the real needy people, we should exclude them. Okay, tell me one thing so honestly, अगर 4 से 5 लोग बैठे हैं जिसमें कुछ ओपन के होंगे, कुछ एससी के होंगे, तो क्या पहले ही एक लाइन ड्रॉ नहीं हो जाएगी? पहले एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी कि ये एससी एसटी हैं, ये ओपन है। उसके बाद अमॉन्ग एससी लाइंस बनाई जाएंगी कि ऊपर वाले एससी, ये नीचे। एससी में भी कास्ट है, किसने बोला नहीं है? सारे एससी आपस में शादी नहीं करते सर, दे डोंट इंटरमैरी। एससी में इंटरकास्ट डिवीजन बहुत ज्यादा है कि हम इनसे नहीं करते, हम इनसे नहीं करते, ये हमसे नहीं करते। मतलब एससी में इंटरनल डिवीजन तो है ही। एवरीवन इज नॉट इक्वली ऑप्रेस्ड, सम ऑफ देम मे नॉट बी ऑप्रेस्ड। एम आई राइट और रॉन्ग? बट ये डिवीजन तो परसिस्ट है ना। एससी कैटेगरी इंसान कितना भी कमा ले, कितनी भी ऊपर की पोजीशन पे चला जाए, डू यू थिंक ही विल गेट द इक्वल रिस्पेक्ट व्हाट ओपन कैटेगरी बॉय इज गेटिंग? टीना ढाबी scored rank 1 2015-16 UPSC, rank 1 with highest ever marks. The first question asked what? Madam, reservation benefits. Rank 1, rank 1 रिजर्वेशन नहीं आता सर, सिलेक्शन रिजर्वेशन होता है। रैंक 1 स्कोर करने के लिए आप में अपॉर्चुनिटी। और उनसे क्या पूछा गया? उस दिन जितना टीना ढाबी ट्रोल हुई थी सर, उतना कोई नहीं हो सकता। सी इज अकॉर्डिंग टू मी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड ब्रिलियंट आईएएस ऑफिसर एवर हैड। इतनी गजब की आईएएस ऑफिसर है, उनकी थिंकिंग बहुत अच्छी है। अगर आप कभी उसके काम को देख लो, आपको लगेगा यार इंसान है कि क्या, इतना जबरदस्त नॉलेज कहां से लाती है। और जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन पूरे यूनिवर्सिटी में डिस्कशन ये था, सी इज द रिजल्ट ऑफ रिजर्वेशन। इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मेंस में सी स्कोर्ड हाईएस्ट, जो तो रिजर्वेशन से नहीं आएगा, वो तो टैलेंट है। स्टिल जब वो लबासना में जाते हैं, वहां भी तो ट्रेनिंग होती है, वहां भी मार्क्स मिलते हैं। लबासना स्टिल सी स्कोर्ड हाईएस्ट। फिर भी आज भी उन्हें नजर से क्या देखा जाता है कि प्रीलिम्स ही पास नहीं होते, रिजर्वेशन ना होता तो, है ना। नेक्स्ट ईयर कनिष्क कातरिया वाज द टॉपर। नो वन हैव आस्क्ड कि आप टॉपर क्यों बने, रिजर्वेशन है कि नहीं किसी ने। एक बच्चा फेल होके ये कह सकता है, भले उसके कितने भी कम मार्क्स हैं, रिजर्वेशन ना होता तो पास हो जाता, भले वो कंपीट करने के लायक भी नहीं था। आज ओपन जनरल के बच्चों के बीच ये सबसे बड़ा एक वो होता है ना बहाना, क्यों पास नहीं हुए, सब तो सीट एसटी एससी ले जाते हैं। सर द टोटल पॉपुलेशन ऑफ ओपन जनरल इन इंडिया इज 23% एंड सीट्स अवेलेबल टू ओपन जनरल इज 41%। पॉपुलेशन से ज्यादा सीट्स अभी भी कंपीट करने के लिए है कि नहीं? फिर भी जब पास नहीं होते तो क्या कहते हैं? रिजर्वेशन ना होता तो हो जाते हैं। नो डाउट कुछ रिजर्वेशन के भोग बने हैं, आई एग्री, बट सब नहीं है। और पहली लाइन हमेशा यही बन जाएगी, सोशल डिवीजन की।
उसके बाद फिर डिसाइड करो किसका ऑपरेशन ज्यादा है किसका कम है, बट ऑपरेशन तो सभी है ना। इसीलिए हम रिजर्वेशन या ऐसे अफर्मेटिव एक्शंस लाते हैं टू ब्रिंग इक्वालिटी। ठीक है बेटा जी, कंप्लीट इक्वालिटी मतलब इस लाइन को ब्लर कर दो। व्हेन यू विल ब्लर दिस लाइन तो आएगा कंप्लीट इक्वालिटी, है कि नहीं। दैट कंप्लीट इक्वालिटी शुड कम फ्रॉम दी सोसाइटी एज वेल। लॉस कितना भी ट्राई कर लें, जब तक सोसाइटी में इक्वालिटी नहीं होगी, हाउ कैन यू डिफाइन कंप्लीट इक्वालिटी। ओके, आप कह रहे हैं कि कोई भी क्लास का रिजर्वेशन सोसाइटी में टेंशन बढ़ाएगा। इससे मैंने इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी आपको बताया था। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी ये कहते हैं जब भी आप किसी को प्रमोट करोगे कुछ लोग डिसएडवांटेज होंगे ही होंगे, ये नेचुरल है। और जो डिसएडवांटेज हुए हैं वो अपने राइट्स के लिए स्ट्रगल करेंगे, तो स्ट्रगल इनहेबिटेबल। तो हम क्या करें, फाउंडेशनल इक्वालिटी ला दें। वी डोंट हैव ऑप्शंस, है ना। हाँ सर, सॉरी, डिफेंस में रिजर्वेशन क्यों नहीं है? लाइक एंट्री लेवल पे बिल्कुल दे सकते हैं सर। हाँ हाँ, नहीं एब्सोल्युटली दे सकते हैं सर। डिफेंस काफी जगह नहीं है। डिफेंस क्यों, जुडिशरी में बहुत कम है, कैट में नहीं है, सी किसमें, सीए में नहीं है। ओके, सीए इज एग्जामिनेशन बेटा, वो सीए में रिजर्वेशन आ ही नहीं सकता क्योंकि 33% में पास होना है ना, वो प्राइवेट एग्जामिनेशन। ये था डिबेट में 100% outcome that's you have to avoid the reservation. Okay. Reserve minutes. ओके, नो इशू। डिफेंस की सबसे अच्छी एग्जाम्स कौन सी मानी जाती है जो ऑफिसर पोस्ट पे? एनडीए, देन सेकंड सीडीएस, थर्ड सीएपीएफ, कंबाइंड आर्म पुलिस फोर्सेस। क्या तीनों में रिजर्वेशन नहीं है? सब में है। एनडीए में भी है, सीडीएस में भी है, सीएपीएफ में भी है। डिफेंस में जो रिजर्वेशन नहीं है वो जीडी लेवल पे नहीं। जीडी लेवल पे इसलिए नहीं है क्योंकि जीडी लेवल पे देयर इज नो लिमिटेशन ऑफ सीट्स, हाइट, बॉडी एक्सेट्रा से आप कंपीट करो, यू विल एंटर इनटू द डिफेंस। वहां पैसे नहीं कि साल हम 10,000 लेंगे या 15,000 लेंगे। इवन काफी बार एप्लीकेशंस कम आ रही है, सीट्स ज्यादा है। लाखों फॉर्म्स आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। हाँ, वो जीडी लेवल पे बात कर रहे हैं हम। जहां आप एफिशिएंट लेवल पे बात करें, सीडीएस या सीएपीएफ या एनडीए, हर जगह रिजर्वेशन इंपोज्ड है। वी कैन नॉट से डिफेंस में रिजर्वेशन नहीं है। डिफेंस में जीडी लेवल पे नहीं है, बट यस फॉर ऑफिसर लेवल डिफेंस में भी रिजर्वेशन इंपोज है। अगर किसी के पास गूगल पे प्लीज सर्च कीजिए द मेरिट ऑफ सीडीएस एंड द डिफरेंट मेरिट फॉर ऑल द कैटेगरीज ऑफ सीडीएस एंड सीएपीएफ। अभी मेरा डिबेट एक्चुअली रिजर्वेशन था नहीं, मुझे आर्टिकल 15 में वो डिबेट करनी थी, पर चलिए कुछ क्वेश्चन सेटिस्फाई कर लेते हैं। डू रिजर्वेशन एग्जिस्ट इन सीएपीएफ, सीडीएस एंड एनडीए एग्जामिनेशंस? ये सीरीज ट्रेडिशनल कौन सा है? कोई रिजर्वेशन और सीएपीएफ? ओके, सीएपीएफ इज द हाईएस्ट एग्जाम कंडक्टेड बाय यूपीएससी फॉर डिफेंस पर्सनल। एग्जैक्टली, दैट्स द पैरामिलिट्री। बीएसएफ, सीडीएस आर्मी के लिए होता है, डिफेंस के लिए होता है, नेवी के लिए होता है, सीएपीएफ पैरामिलिट्री के लिए है, एनडीए है। जब भी हम डिफेंस में या रिजर्वेशन काफी जगहों पे नहीं है, इट्स नॉट लाइक डिफेंस, साइंस में नहीं, साइंटिफिक फील्ड में रिजर्वेशन बहुत कम है। इसरो इज नॉट अ गवर्नमेंट जॉब, इट्स एन इंस्टीट्यूशन बेटा। इसरो एक इंस्टीट्यूशन है, जॉब थोड़ी है। देखिए रिजर्वेशन मेनली कहाँ पे, अगर उसके लिए थोड़ा आपको नहीं पढ़ाना था, पर ठीक है आप लोग बता रहे, बात कर लेता हूँ। मुझे इसमें ज्यादा एंटर करना नहीं था क्योंकि आर्टिकल 15 में बहुत डिटेल में बात करनी थी। अगर आप रिजर्वेशन को सच में समझे तो जो आर्टिकल 15 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंपोज किया गया है तो क्या था, डॉक्टर बी आर अंबेडकर मेनली कंपीट कर रहे थे पॉलिटिकल रिजर्वेशन के लिए, इसके लिए वो कंपीट कर रहे थे।
पूरी डिबेट ये थी, पॉलिटिकल रिजर्वेशन, राइट? एग्जैक्टली, मैं नहीं उसको और थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं, क्योंकि मॉडर्न टाइम पे थोड़ा ये चेंज हो चुका है। मेन कंप्लीट उनका पॉलिटिकल रिजर्वेशन था। पॉलिटिकल रिजर्वेशन इन टू सेंसेस। सेंस नंबर वन, दैट द रिप्रेजेंटेटिव्स लाइक एमएलए, एमपी वगैरह, इनमें रिजर्वेशन में डिमांड कर रहे थे। सेकंड, ही डिमांडेड फॉर सिविल सर्विसेज, द एग्जीक्यूटिव ब्रांच, एंड आर्मी, नेवी और एनीवन, they do not belong to executive branch of the government. Neither army, navy, neither special organizations like BHEL, SHAL, HAL, ISRO, DRDO, they are not executive branch of the government. Executive branch में एक political organizations आती है, जैसे MLA, MP वगैरह, ministers, and second civil servants. The Dr. B.R. Ambedkar or Indian Constitution, it gives the reservation only for those two branches, executive and political. इसलिए आप आर्टिकल 15 को देखो तो क्या कहता है? नो वन शुड बी डिनाइड ऑफ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक सर्विस जॉब्स। आर्मी इज नॉट अ पब्लिक सर्विस जॉब, नाइदर इसरो, नाइदर डीआरडीओ। मैं इसलिए जल्दी इस डिबेट में 15 मुझे समझाना था कि काफी जगह पे नहीं है रिजर्वेशन, क्योंकि उसकी डिमांड भी नहीं रखी गई थी। जिस दिन रखी जाएगी आ जाएगा। इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि वहां पे हम एफिशिएंसी को ज्यादा चांस दे रहे हैं, क्योंकि द वेरी कॉन्सेप्ट ऑफ एफिशिएंसी इज फ्लॉड। जब भी आप कहते हैं मेरिटोक्रेसी की बात करते हैं, जो कॉन्सेप्ट ऑफ मेरिटोक्रेसी है कि आप ज्यादा मार्क्स लाके आप मेरिटियस हैं, ये अपने आप में फ्लॉड है। हाउ कैन यू से कम मार्क्स स्कोर करने वाला बच्चा, चलिए सिंपल भाषा में बात करते हैं, अगर आप 99 मार्क्स ला रहे हैं, यू आर क्लियरिंग दिस एग्जाम, मतलब टैलेंटेड है, आप सब कुछ है। अगर आप 89.9 ला रहे तो आप गधे नहीं ना। द वेरी प्रिंसिपल ऑफ दिस मार्क्स डिवीजन, ये मेरिटोक्रेसी में अपने आप एक फ्लॉड कॉन्सेप्ट है। इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किया था। उनके बाद भी बहुत सारे लोगों ने एक्सप्लेन किया है मॉडर्न टाइम पे, जिनमें राजीव सर है, बहुत फेमस एक्सप्लेनेशन है इनका कि मेरिटोक्रेसी एक्चुअली क्या होती है। जब भी हम कहते हैं कि वहां रिजर्वेशन नहीं रखा गया जहां पे मेरिट की जरूरत थी या जहां पे 100% एफिशिएंसी चाहिए थी, तो थोड़ा फ्लॉड कॉन्सेप्ट हो जाता है। यस, यस प्लीज। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, दैट्स व्हाट माय पॉइंट इज। जब भी हम बात करते हैं कि मार्क्स बेस्ड टैलेंट हम जो डिसाइड कर रहे हैं, ये क्राइटेरिया टू डिसाइड मैरिट इज रॉन्ग। हाउ कैन यू से कि मार्क्स बेस्ड मैरिट, हायर मार्क्स और लोअर मार्क्स की बात नहीं। मान लीजिए, चलिए सोसाइटी की आपने बात की तो लेट मी आंसर। मैं बहुत अलग ट्रैक पे जा रहा हूं, मुझे अभी बहुत कुछ पढ़ाना था, मुझे उसके लिए थोड़ा वेट करना, क्योंकि आर्टिकल 15-16 आएगा तब 4-5 घंटे ये डिस्कस करना है। इतने केसेस पढ़ाऊंगा उसके बाद आप खुद बोल दोगे सर सब बराबर है। यस, हाँ प्लीज। हाँ, एब्सोल्युटली। गवर्नमेंट को ये एक्शन नहीं लेना चाहिए कि वो आप सब्सिडाइज करें कि आपकी क्लास अगर इफेक्टिव है। गवर्नमेंट करती है सर, आपकी पेमेंट गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट सर। हमारे टैक्स से। हाँ बिल्कुल गवर्नमेंट कर रही है, एक स्कीम है, एग्जैक्टली स्कीम है सर। अच्छा आप बोले इकोनॉमिक, ओके ओके, वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। गिव मी अ सेकंड। चलिए, मैं ओपन जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, ऑफ अ सर्टेन कास्ट नेम ब्राह्मण। आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट बाय द वे, आई एम नॉट असेम्ड। मेरे बाप दादा ने बहुत अच्छा काम किया, मैं भी ठीक ठाक ही कर रहा हूँ, तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई कास्ट। बट इफ मैं एक सिविल सर्वेंट की पोस्ट पे जा रहा हूँ, मान लीजिए मैं सब बेच बाज के चल दिया, मैंने अब अधिकारी बन जाना है, ठीक है, मैं अधिकारी बन गया। एक चीज ईमानदारी से बताइएगा, मेरे सामने अगर एक सिचुएशन आती है कि मुझे क्लास इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, विच क्लास इंटरेस्ट आई विल प्रोटेक्ट? SC, ST, OBC और ओपन जनरल? ह्यूमंस आर बाय नेचर ग्रीडी, आई विल प्रोटेक्ट ओपन जनरल। कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसी अगर इंपोजिशन करनी है, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आई विल प्रोटेक्ट ब्राह्मण्स फर्स्ट। तो अगर आप कहते हो कि खाली मेरिट के बेस पे जाओ, तो द कॉन्सेप्ट ऑफ मेरिट इटसेल्फ इज अ फ्लॉड। मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि जब आप किसी एक सर्टेन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपके माता पिता को बड़ा अच्छे अपॉर्चुनिटीज मिली थी। कॉन्सेप्ट ऑफ DNA सर, इसलिए कॉन्सेप्ट ऑफ मेरिट इज वेरी फ्लॉड।
एक आदमी 99 मार्क्स स्कोर कर रहा है, एक आदमी खाली 70 कर रहा है, हम 70 को सीट क्यों दे रहे हैं? उसका रीजन है उनके फादर या फोर फादर्स को स्कूल में एंट्री कभी नहीं दी गई। वी आर द पीपल हु डिनाइड, डू नॉट एंटर। बाबा साहब अम्बेडकर से दीवान के बेटे होकर क्लास के बाहर बैठ के पढ़ते थे, क्लास में नहीं आ सकते थे। जब फोर फादर्स कभी स्कूल नहीं गए, कभी फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम से नहीं जुड़े, कभी वैदिक टेक्स्ट नहीं पढ़ पाए क्योंकि संस्कृत कभी पढ़ाई ही नहीं गई, ठीक है, तो वो जो डीएनए था जिसको हम आईक्यू कहते हैं, क्या वो उतना ही सेम होगा जितना मेरे अंदर है? मेरे माताजी, मेरे पिताजी बहुत एजुकेटेड है, मेरी मम्मी डबल एम में उस जमाने में, उनके पिताजी पंडित हैं, वो भी पढ़े लिखे हैं, उनके पिताजी पंडित वो भी पढ़े लिखे हैं, तो वहां से एक अलग। अब मेरा बच्चा जो होगा सर, देयर इज वेरी लेस चांसेस कि वो बाय नेचर फ्लॉड आए, नो डाउट, उसकी मर्जी, नालायक पढ़े ना पढ़े उसकी चॉइस है, बट अगर वो पढ़ना चाहे तो उसके पास ठीक ठाक आईक्यू होगा क्योंकि उसके पिताजी ने बड़ी मेहनत करके आईक्यू डेवलप किया हुआ है। तो अगर आप 70 मार्क्स वाले को एडमिशन दे रहे हो, उसका रीजन है सर, क्योंकि कुछ हिस्टोरिकल इनजस्टिस हैं जो करेक्ट करना जरूरी है। अच्छा, सब आप लोग सोचो, 75 ईयर्स हुए रिजर्वेशन के, है ना? लकीली अभी तक किसी ओपन जनरल के राइट्स छीने नहीं गए, अभी 50% ऑप्शंस है अवेलेबल। पिछले 2,500 सालों में हमने 100% रिजर्वेशन लिया था सर, 100%। एक्सेप्ट ब्राह्मण्स, नो वन हैव द राइट टू स्टडी। मतलब 3% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया हैविंग 100% रिजर्वेशन। और ये 2,500 साल हुआ है, शायद मेरी हिस्ट्री थोड़ी वीक है, 4,500 साल हुआ है। Am I right or wrong? इस हिस्टोरिकल इनजस्टिस को करेक्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। और जैसे कि मैंने कहा, जब भी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी लाने की बात आएगी, कुछ सेक्शन ऑफ द सोसाइटी उसको लेकर एग्रेसिव होंगे क्योंकि इनके राइट्स कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं, डेफिनेटली हो रहे हैं, मैं कहां डिनाई कर रहा हूं, हो ही रहे हैं ना। मैंने कब मना किया भाई नहीं हो रहे? एक बच्चा ज्यादा मार्क्स लाके कर सकता है, एक बच्चा कम मार्क्स लाके कर सकता है, तो ये भी तो सोचना पड़ेगा कि ज्यादा मार्क्स कैसे आए। आपके माता पिता पढ़े लिखे थे, उनके माता पिता पढ़े लिखे थे, पढ़े लिखे ना पढ़े लिखे, उनको कम से कम स्कूल जाने की अपॉर्चुनिटी तो थी कि जा सकते हो, पढ़ो ना लिखो तुम्हारी इच्छा है। वो बेचारा, उनके यहाँ कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी। जब अपॉर्चुनिटी नहीं थी तो वो क्या करता बंदा सर? उसका डीएनए उस लाइफ का डेवलप हुआ ही नहीं को आपसे कंपीट कर पाए। और बात रही इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की, तो इंडिया के कास्ट सिस्टम में सबसे गरीब किसको माना जाता है? एक गरीब ब्राह्मण था, राइट और रॉन्ग? सबसे अमीर कौन होता है? बनिया। क्या बनिया सोशल हायरार्की में सबसे ऊपर है? नहीं है। तो जब सर आपने डिवीजन ही इकोनॉमिक बेस पे नहीं किया था, तो सॉल्यूशन इकोनॉमिक बेस पे कहां से लाओगे? अगर आप कहते हो कि सरकार उसको 20,000 फीस दे दे, सरकार 20,000 में उसका आईक्यू थोड़ी ला पाएगी। आईक्यू तो जनरेशन से ही आते हैं, है ना? तो 2-3 जनरेशन पढ़ने दो, जब इनकी ऑफस्प्रिंग एसटी एससी ओबीसी सबके ऑफस्प्रिंग टैलेंटेड जन्मेंगे एक गुड डीएनए के साथ, तब कर लेंगे कंपीट। तब तक लेट्स हैव इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इजंट इट? ठीक है, फिर कभी डिबेट करेंगे, इसमें बहुत लंबा टॉपिक है, अभी तो आर्टिकल 15-16 बाकी है। तो यहां हमने फाइनली प्रियम्बल के बेसिक टर्म्स को कंक्लूड किया है। अब हम इसके लीगल फैक्टर पे आते हैं। सबसे बड़ा इशू ये था सर कि प्रियम्बल को पहली बार चैलेंज किया गया इन द वेरी फेमस बेरूबारी यूनियन केस। नाइनटीन 1958 का केस है, ठीक है। व्हाट इज बेरूबारी यूनियन केस? तो जब इंडिया और पाकिस्तान की बाउंड्री डिफाइन की गई थी, इट वाज डिफाइंड बाय रेडक्लिफ, है ना? मैं पहले बताता हूं बेटा, मैं कोई रिजर्वेशन का सपोर्टर या अपोजर नहीं हूं, क्योंकि अगर सपोर्ट में बात कर ली तो ओपन जनरल वाले नाराज हो जाते हैं, अपोज में बात की दृष्टि से नाराज नहीं होते तो सीधे कांच फोड़ने आ जाते हैं, है ना? तो आई एम नाइदर इन सपोर्ट, आई एम नॉट इन अपोज। सिंपल स्टैंड है कि जब समाज के लिए जो जरूरी है तब करना चाहिए, और जब तक आप किसी को भी कोई भी, अब आप सोचिए ना सर, अगर एक इंसान एक ऐसे टेबल पे खड़ा हुआ है ना, आप किसी को उठाना चाहते हो तो कोई तो गिरेगा, दैट्स अ फैक्ट। विदाउट दैट यू कैन नॉट इंपोज इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। इसलिए इतना डिटेल में पढ़ाया था, जब भी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी आएगी कुछ के राइट्स कॉम्प्रोमाइज होंगे। अब किस सेक्शन के होंगे वो सबसे बड़ा चैलेंज है, और जिसके होंगे वो अपोज करेगा ही करेगा।
ये कभी भी, ये आप लोग समझना, जैसे एक एसटी, एससी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का बच्चा है, तो कभी उस कैटेगरी के बच्चे के बीच नफरत मत लाओ जो रिजर्वेशन को अपोज कर रहा है, क्योंकि वो विक्टिम है। बट अगर कोई एसटी, एससी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का बच्चा या विमेन रिजर्वेशन का सपोर्ट कर रही है, तो उससे भी नफरत मत करो, क्योंकि वो अपना हक मांग रहे हैं। तो सोसाइटी में एक बैलेंस रहेगा, है कि नहीं? एक बैलेंस सबसे जरूरी। हमारी सोसाइटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हम रिजर्व्ड एंड नॉन रिजर्व्ड कैटेगरी को एक दूसरे का काउंटर पार्ट मानते हैं। हम मानते हैं कि हम एक दूसरे के विरोधी हैं। नहीं हो भाई, क्यों करना इतना विरोध? लेट देम आस्क टू स्टॉप रिजर्वेशन, इन्हें मांगने दीजिए जो नॉन रिजर्व्ड है, ये उनका राइट है, क्योंकि उनके राइट्स ऑप्रेस्ड हुए हैं, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के चक्कर में गए हैं भाई। जो रिजर्व्ड है, यू एंजॉय योर रिजर्वेशन, क्योंकि यू आर द विक्टिम्स, द हिस्टोरिकल विक्टिम, है कि नहीं? और दोनों तब तक अपने अपने राइट्स एंजॉय करो जब तक आपका मास्टर, इट मीन द स्टेट, डू नॉट इंटरवीन। जब स्टेट को लगेगा कि भाई रिजर्वेशन खत्म करने का टाइम आ गया, तो कर देगा, नहीं करेगा तब तक तुम्हारे लड़ने मरने से वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये कॉन्सेप्ट जिसको समझ में आ गया उसको रिजर्वेशन बहुत ज्यादा हैरान नहीं कर पाएगा। अगर आपके ज्यादा मार्क्स आने पे आपको एडमिशन नहीं मिल रहा है, आप एसटी, एससी कैटेगरी को टारगेट करते हो कि तुम्हारी वजह से नहीं मिला, गवर्नमेंट को करो। पॉलिसीज एसटी, एससी कैटेगरी थोड़ी बना रही है, स्टेट बना रही है सर। टारगेट द स्टेट, आंदोलन करो, वोट करो, सरकार गिरा दो। है कि नहीं? कर सकते हो तो वो करो ना, आपस में क्यों लड़ना मरना यार? क्योंकि मैंने क्लास में, ये तो पहली बैच में, हर बैच में, जब भी ये कॉन्सेप्ट बहुत सेंसिटिव है, हर इंसान में क्लियर कट डिवीजन दिखने लगता है। ऐसा एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल, अपने आप को क्यों काट रहे हो यार? गो वोट, यू हैव द राइट टू वोट, है ना? जाइए वोट कीजिए, गिराइए सरकारें, लाइए अपॉर्चुनिटीज, है कि नहीं? और अगर डेमोक्रेसी में आप सरकार गिरा नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब माइनॉरिटी है ना? एंड द मेजॉरिटी विल रूल। डेमोक्रेसी में ये तो होता है, माइनॉरिटी विल प्रोटेक्ट देयर राइट्स थ्रू फंडामेंटल राइट। इतना सिंपल है कॉन्स्टिट्यूशन सर। आपस में लड़ मर के कुछ नहीं मिलेगा, एक दूसरे को अलग अलग नजर से देख के कुछ नहीं मिलेगा। अला रिजर्वेशन वाला है, हमारा विरोध करता है, शोषण करने वाले सब आपस में ऐसा क्यों लड़ रहे हो? ना तुमने किसी का शोषण किया है, ना तुम्हें किसी का रिजर्वेशन मिला है। जो हुआ वो हिस्ट्री में हुआ। मॉडर्न टाइम पे अपने संबंध इन सब चीजों से नहीं खराब किए जाते, हम ये चीज नहीं समझ पाते। हम हिस्ट्री को आधुनिक समय में उतार देते हैं। और स्टेट कितना अच्छा है सोचो, स्टेट हमें लड़ा देता है, खुद बैठा है, तो जो एक्चुअली इसका जनक है। क्योंकि तुम्हारे चाहने से ना चाहने से इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी ना तो आएगी ना तो जाएगी। इट द स्टेट हु डिसाइड्स। तो अगर डिबेट डिस्कशन करना है तो करो विथ स्टेट, डू नॉट फाइट अमॉन्ग योरसेल्फ। इस लेक्चर का पर्पस यह है कि एक हेल्दी डिस्कशन हो पाए, एक माइंडसेट क्रिएट हो, एक इंटेलिजेंट क्लास क्रिएट हो जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को अच्छे से रख पाए इन फ्रंट ऑफ स्टेट। आपस में मत लड़ना मरना, क्योंकि लास्ट टू लास्ट एक 2024 की बैच से सर मुझे बड़ी दिक्कत आ गई उस बैच में। आपस में सब लड़के से खतरनाक ग्रुप बन गया। जिस दिन तक रिजर्वेशन नहीं बनाया गया था उस दिन तक क्लास बड़ी अच्छी थी। जिस दिन आर्टिकल 15 पढ़ाया भाई साहब, उसके बाद तो हम चार अलग तुम चार अलग, और वो आज भी परसिस्ट कर रहे। ऑटोमेटिक ग्रुपिंग बन गई सर। क्या ही आगे बढ़ोगे जीवन में ये करके ना, ये कभी नहीं करना। आपस में मिलो, बातचीत करो, सॉल्यूशन लाओ, प्रेशराइज द स्टेट टू चेंज द स्टांस, ठीक है? एंड इफ यू कांट प्रेशराइज, यू आर द माइनॉरिटी। यस, पहले को नीचे डालने में वो कैसे सर? आप शोषण चालू कर दे? लॉजिक है यार। अरे भाई साहब कैसे करोगे? मतलब आप क्या कल से कोई ब्राह्मण स्कूल नहीं जाएगा? लॉजिक नहीं इस बात में यार। चलिए बेरुबार यूनियन केस के बारे में समझते हैं। इंडिया और पाकिस्तान की जब बॉर्डर डिवाइड हुई, बॉर्डर डिवाइड किया था रेडक्लिफ ने, रेडक्लिफ, इसलिए उसको रेडक्लिफ लाइन आज भी मानी जाती है, ठीक है? अब जैसे कि हमने देखा था, रेडक्लिफ ऑफिस में बैठ के डिवाइड कर दिया था बॉर्डर, 2-3 हफ्ते के आसपास खाली टाइम था। ये बॉर्डर अरेंजमेंट बहुत बेकार थी। बहुत सारे ऐसे एरियाज थे जो कि सेंटर ऑफ इंडिया थे बट थे पाकिस्तान में।
कुछ इस टाइप का बॉर्डर, तो मान लीजिए इस टाइप का बॉर्डर बन गया है, ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है, ये वाला गांव पाकिस्तान के बीचों बीच में है ना। और ऐसे ही बहुत सारे इंक्लेव्स थे जिसको बेरूबारी यूनियन कहा जाता था, ये जगह का नाम था इंक्लेव्स का। और इंडिया पाकिस्तान नेहरू नून एग्रीमेंट होता है, नून वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और नेहरू वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इन दोनों में एक एग्जीक्यूटिव एग्रीमेंट होता है इस बाउंड्री के सेटलमेंट का, जिसमें कुछ एरिया हमने पाकिस्तान को ट्रांसफर कर दिया, कुछ पाकिस्तान ने हमें, जिससे बाउंड्री स्ट्रेट बन पाए। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? यही बाउंड्री अरेंजमेंट को हम बेरूबारी यूनियन केस कहते हैं। बट जैसे ही ऐसा हुआ, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास हुआ, बॉर्डर अरेंज हो गया, इमीडिएटली द गवर्नमेंट, द अपोजिशन प्रेशराइज्ड गवर्नमेंट। उन्होंने कहा देखिए भाई साहब, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 3 आपको राइट देता है स्टेट के बॉर्डर को एडजस्ट करने का, नेम चेंज करने का, स्टेट को डिवाइड करने का, बट आर्टिकल 3 में कहीं भी ये नहीं लिखा कि द गवर्नमेंट हैव राइट टू गिव अवे इस टेरिटरी। अपनी जमीन किसी और को दे दो, सीड योर टेरिटरी, इज नॉट अ राइट। एम आई क्लियर और नॉट? क्योंकि कुछ टेरिटरी हमें पाकिस्तान को देनी थी, कुछ हमें मिलनी थी। आर्टिकल 2 हमारा कहता है कि हम टेरिटरी ले सकते हैं, अक्वायर कर सकते हैं। बेटा मयूर ध्यान आप, टेरिटरी हम अक्वायर कर सकते हैं, किसी से ले सकते हैं, ठीक है, दे सकते हो कहीं नहीं लिखा। इसीलिए अपोजिशन ने तुरंत विरोध किया कि गवर्नमेंट डू नॉट हैव राइट टू सीसीड इट्स टेरिटरी, टू गिव अवे इट्स टेरिटरी इन एक्सचेंज ऑफ बॉर्डर एग्रीमेंट्स। ठीक है, अब गवर्नमेंट पे प्रेशर आएगा, अब क्या किया जाए? और बात तो सही, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा ही नहीं है। जब भी ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है, जब हमें कॉन्स्टिट्यूशन समझ में नहीं आता, तो हमारे प्रेसिडेंट के पास एक स्पेशल पावर है, आर्टिकल 143। ठीक है, ये पावर क्या कहती है? ये पावर कहती है कि प्रेसिडेंट कैन कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट, और प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट को कहेगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाओ, और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना के मुझे एडवाइस दो, मुझे क्या करना चाहिए। प्रेसिडेंट ने इमीडिएटली प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भेज दिया सुप्रीम कोर्ट में। तो ये केस किसी के खिलाफ नहीं था, पहली बात ये समझ लिया, मैंने वर्सेस कुछ नहीं लिखा है, ये किसी ने किसी के ऊपर नहीं किया था, बल्कि एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस था, इसलिए इसके आगे री लग जाता है, रेफरेंशियल केस है। ठीक है, आर्टिकल 143 का यूज करके सुप्रीम कोर्ट से पार्लियामेंट ने पूछा था, यू टेल अस व्हाट वी नीड टू डू, कैसे हम इस एग्रीमेंट को क्यों, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने डिटेल्ड स्टडी के बाद, अब यहां सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि प्रीएम्बल में लिखा हुआ यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, उसमें इंटीग्रिटी नहीं थी, यूनिटी ऑफ इंडिया लिखा था। तो आप अपनी टेरिटरी तोड़ के दे रहे हो, उसका मतलब आप यूनिटी को डिस्ट्रॉय कर रहे हो, तो आप तो प्रीएम्बल के अगेंस्ट काम कर रहे हो, है कि नहीं? इसलिए द प्रीएम्बल वाज इटसेल्फ क्वेश्चनड इन बेरूबारी यूनियन केस। बेरूबारी यूनियन केस में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि नो, यू हैव ऑल, द गवर्नमेंट डू नॉट हैव राइट टू सीसीड टेरिटरी। अगर गवर्नमेंट को अपनी टेरिटरी देनी है तो उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके देना पड़ेगा, और यही रीजन है बेरूबारी यूनियन केस के जजमेंट के बाद 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया गया, और हमने उस बॉर्डर को सेटल किया है। और जो फाइनल सेटलमेंट आता है वो आता है 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद, जो कि बहुत रिसेंट हुआ है। ठीक है, मतलब अगर बॉर्डर सेटल करना है तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करना पड़ेगा। यू कैन नॉट सेसीड अ लार्जर टेरिटरी टू एनी अदर नेशन। ये हमारे अभी के काम का नहीं है, तो नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। अभी जो हमारे काम का है वो क्या है? अभी सबसे इंटरेस्टिंग बात है प्रीएम्बल। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि प्रीएम्बल में तो लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट इंडिया की यूनिटी को नहीं तोड़ सकती। अब क्वेश्चन ये था कि whether preamble is the part of constitution or not। क्या प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि जस्ट एक प्रीफेस है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होना चाहिए? क्या प्रीएम्बल में कोई आर्टिकल लिखे हैं? नहीं। कोई स्केड्यूल है? नहीं। तो प्रीएम्बल, हाउ इट कुड बी अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? सुप्रीम कोर्ट ने यहां एक नैरो इंटरप्रिटेशन किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हम प्रीएम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन से निकाल भी दें तो भी कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंज नहीं होगा, सारे आर्टिकल, सारे शेड्यूल सब इंटैक्ट रहेंगे। Hence, preamble is not the part of constitution. It is a pretext. It is a pretext, no doubt. It is the key to open the minds of the maker of the constitution, but it is not the part of constitution. जैसे आईडी कार्ड वो इंसान की आइडेंटिटी बताता है, वो इंसान का पार्ट नहीं होता है। आईडी कार्ड बिना आंख कान मुंह त्वचा थोड़ी है, आईडी कार्ड खाली मेरा आइडेंटिटी बताता है। तो प्रीएम्बल इज ओनली गिविंग दी
प्रीटेक्स्ट, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बेरूबारी यूनियन में बहुत बड़ा जजमेंट आ गया था, नॉट अ पार्ट। और जब पार्ट ही नहीं है तो उसमें अमेंडमेंट कैसे करोगे? चेंज भी तो नहीं कर सकते, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको चेंज किया जा सकता है, पार्ट ही नहीं, चेंज कहां से करोगे? तो हैज इट इज नॉट अमेंडेबल। और जब पार्ट ही नहीं है तो कोर्ट ऑफ लॉ में कहां से चैलेंज होगा कि इसमें लिखा है हमें नहीं मिल रहा है ना? सो हेंस इट इज नॉट इवन जुडिशिएबल और जस्टिसिएबल, एक्चुअली नॉट जुडिशिएबल, जस्टिसिएबल। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो ये तीनों जजमेंट बेरूबारी यूनियन में था कि प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट, इट इज नाइदर जुडिशियल, जस्टिसिएबल नॉर अमेंडेबल। क्या आप समझ पा रहे हैं? तो यहां से प्रियम्बल को एक्चुअली डाउनग्रेड कर दिया गया था, उसकी वो इंपॉर्टेंस जो होनी चाहिए थी वो नहीं मिली। ये केसेस काफी बार चले। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट केस आया था शंकरी प्रसाद केस। शंकरी प्रसाद केस में सुप्रीम कोर्ट में जो डिसेंटिंग जजमेंट था, बड़ा इंटरेस्टिंग है। मेजॉरिटी ने कुछ और कहा था, एक जज ने कुछ और कहा था। डिसेंटिंग जजमेंट ने कहा था कि प्रियम्बल शुड बी द बेसिक पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहां से प्रियम्बल को एक बेसिक स्ट्रक्चर के थॉट में सोचने जाने लगा था। सब डायरेक्ट केशवानंद भारती पर समझ लेते हैं, केशवानंद भारती से भी पहले प्रियम्बल को बेसिक स्ट्रक्चर बता दिया गया था शंकरी प्रसाद, बट तब वहां माइनॉरिटी जज थे। ठीक है, सबसे मेजर ब्रेक थ्रू आता है 1973 में, जब फेमस केशवानंद भारती केस आता है सुप्रीम कोर्ट में। केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस। क्या है केशवानंद भारती? उसके लिए आपको बहुत वेट करना पड़ेगा, 20-30 लेक्चर के बाद आएगा जब फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे तब। अभी खाली इतना समझ लीजिए कि एक लैंड रिफॉर्म का केस था। यहां भी क्वेश्चन वही राइज किया गया कि वेदर प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या प्रियम्बल जस्टिसिएबल है, नहीं है, व्हाट आर द केस। बट यहां पे जो एडवोकेट थे, ही वाज अ ब्रिलियंट मैन नेम्ड नानी पालखीवाला। उस समय इंडिया के सबसे फेमस एडवोकेट माने जाते थे और इंदिरा गांधी के स्टंट विरोधी। बाद में इंदिरा गांधी के केस भी उन्हें लड़ा था। कितनी इंटरेस्टिंग बात है। इसलिए कहते हैं एडवोकेट लाइक सबसे इंटरेस्टिंग इंसान होता है। जब वो किसी का अपोज लड़ता है ऐसा लगता है इसका सबसे बड़ा दुश्मन यही है, और जब उसके फेवर में लगेगा उसको लगेगा सबसे अच्छा दोस्त यही है। इंदिरा गांधी को डिफेंड भी नानी पालखीवाला ने किया और यहाँ पे अपोज भी नानी पालखीवाला कर। पालखीवाला ने इंदिरा गांधी की मतलब गवर्नमेंट के अटॉर्नी के अगेंस्ट में 2-3 बड़े ब्रिलियंट आर्ग्यूमेंट दिए। जैसे कि उन्होंने कहा कि सर आपने लास्ट केस बेरूबानी में ये कहा था कि प्रियम्बल को हटा देने से कोई चेंज नहीं होता है, ट्रू, बट जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन के अदर पार्ट्स पहले डिस्कस किए गए फिर वोट किए गए, सिमिलरली प्रियम्बल भी तो पहले डिस्कस किया गया था फिर वोट किया गया था। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स प्रियम्बल को पार्ट ना मानते तो वो उसे डिस्कस करके वोट क्यों कराते, सीधे ऐड कर लेते। अगर वोटिंग हुई है इसका मतलब इट इज अ पार्ट। इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट अग्रीड विद दिस आर्ग्यूमेंट। उसने कहा आपके पहले वाले वकील ने आर्ग्यूमेंट नहीं दी थी, इट इज अ वैलिड आर्ग्यूमेंट कि जैसे बाकी सारे पार्ट डिस्कस हुए हैं वोटेड हुए हैं वैसे प्रियम्बल भी डिस्कस एंड वोटेड है, और प्रियम्बल निकालते ही अडॉप्शन डेट गायब हो जाएगी, है ना। सोर्स ऑफ पावर, नेचर ऑफ स्टेट सब तो गायब हो जाएगा। इसलिए नानी पालखीवाला ने आर्ग्यूमेंट करते हुए भी कहा कि प्रियम्बल इज जस्ट लाइक आइडेंटिटी कार्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक आईडी कार्ड है, आईडी कार्ड के बिना आप किसी को पहचान नहीं सकते। आप ये कह दीजिए कि शरीर का भाग नहीं है आईडी कार्ड, पर आईडी कार्ड ट्रू आइडेंटिटी है, उसके बाद ही शरीर आता है पिक्चर में। इस तरह प्रियम्बल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पालखीवाला के इस आर्ग्यूमेंट को इस बार कोर्ट ने एक्सेप्ट किया एंड कोर्ट प्रोनाउंस्ड इट्स जजमेंट दैट यस प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, बड़ी इंटरेस्टिंग सेकंड बात समझिएगा। सेकंड क्वेश्चन था क्या जस्टिसिएबल है, मतलब जो प्रियम्बल में लिखा गया है अगर वो नहीं मिलता तो क्या हम कोर्ट जा सकते हैं? क्या सिटीजन ये कह सकता है कि मुझे जस्टिस नहीं मिला है, मुझे इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, मुझे फेथ एंड बिलीफ नहीं मिला है, कैन आई गो दैट? नाउ सुप्रीम कोर्ट सेड लुक preamble is a like horoscope as rightly explained by के एम मुंशी कि हमें इंडिया ऐसा चाहिए, तो वो तो डिपेंड करता है ना कि फ्यूचर में क्या होगा। इट इज अ फिलोसॉफी, इट इज काइंड ऑफ यूटोपिया वी वांटेड टू अचीव,
अगर आपको अभी नहीं मिल रहा तो आप कोर्ट नहीं आ सकते, क्योंकि जब ये सब कुछ सब मिल ही जाएगा तो यूटोपियन सोसाइटी हो जाएगी, और तब तक तो रोज केस होंगे, हर दूसरा आदमी प्रियम्बल के दम पे आ जाएगा प्रियम्बल में, क्योंकि प्रियम्बल तो आइडियलिस्टिक बातें कर रहा है सर, वो प्रैक्टिकल दुनिया में अचीव करने में समय लगता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये एक टॉर्चिंग इट इज लाइक अ लाइट हाउस, इट इज लाइक अ टॉर्च विच गाइड्स द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स एंड द पार्लियामेंट। ये गाइडेंस के जैसे काम कर रहा है, ये कोई वो फिक्स लाइन नहीं है जो लाइन आप ब्रेक नहीं कर सकते, ये तो गाइडिंग टॉर्च है एक्चुअली, ठीक है। इसीलिए माफ कीजिएगा बट इट इज नॉट जस्टिसिएबल, कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाएगा। बट एक बड़ा इश्यू आ गया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी ब्रिलियंट आंसर दिया था, और यही 2021 के यूपीएससी का क्वेश्चन भी था। 99% बच्चे गलत करके आए थे, 99, क्योंकि आपकी बुक में यहीं तक लिखा है। बट सुप्रीम कोर्ट ने एक और चीज बताई, बोले अंदर अगर किसी पार्ट में कोई कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, जैसे अभी हमने बहुत पंचायत की रिजर्वेशन, आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4, आर्टिकल 16, यहां पे जैसे ही रिजर्वेशन आ रहा है वैसे आर्टिकल 14 आता है बीच में, भाई राइट टू इक्वालिटी का है, क्योंकि आर्टिकल 14 फाउंडेशनल इक्वालिटी की बात कर रहा है। देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक एक आर्टिकल कैसे लिखा गया है। 14 रूल ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ, फाउंडेशनल इक्वालिटी। 15 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, नहीं है? ये जबरदस्त बात है सर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, उसको जिसने, इसलिए मैंने आपको कितने घंटे पढ़ाए सोचिए, आज चौथा लेक्चर है, 8वां घंटा चल रहा है हमारा खाली प्रियम्बल में। सोचो हम किस लेवल पे जाके पढ़ रहे हैं। यूट्यूब तो सभी यूज करते हो ना, यूट्यूब में सर्च में हाईएस्ट ड्यूरेशन लेक्चर ऑफ प्रियम्बल जेनेक्स आईएएस, 8 घंटे। कोई नहीं है सर, अब 1-2 घंटे, क्योंकि मुझे आपको वो समझाना था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे एक्चुअली डेप्थ क्या है। हर एक आर्टिकल की मीनिंग देख लो, है कि नहीं? हर एक आर्टिकल की, अगर मान लीजिए 16 या 15 को अप्लाई करना है तो 14 काउंटर में आ जाएगा। 14 कहेगा भाई इक्वालिटी कहां है। जब भी ऐसे कोई डिस्प्यूट आ जाए अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में, कोई आर्टिकल एक्सप्लेन करने में या समझने में तकलीफ हो रही हो, तब अल्टीमेट, घर पे पता है एक बुढ़े दादाजी होते हैं, हर घर में होते हैं, तुम ऐसे बैठे हुए पड़े रहते हैं, हम हर चीज में उनसे नहीं पूछते या उनकी हर बात मानते भी नहीं है। बट जब घर पे कोई ऐसा नहीं आता भाई अब सब ब्लॉक हो गए, क्या किया जाए, अंतिम में सब हाथ जोड़ के दादाजी के पास, दादाजी आपके एक्सपीरियंस से बताइए क्या किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यही बनाया प्रियम्बल को। एट फर्स्ट इंस्टेंस प्रियम्बल इज नॉट जस्टिसेबल। आप ये केस नहीं कर सकते प्रियम्बल में नहीं लिखा है या प्रियम्बल में लिखा है, बट जब भी कहीं डिस्प्यूट हो, जब भी कोई आर्टिकल समझ में ना आए या कॉन्ट्राडिक्शन आ जाए, तो प्रियम्बल को एज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया जा सकता है। मतलब अदर पार्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए प्रियम्बल की हेल्प ली जा सकती है। इन दैट सेंस इट इज जुडिशियबल, इन लेमन टर्म इट इज नॉट जुडिशियबल। जैसे जब भी रिजर्वेशन की बात आती है हम सबसे पहले प्रियम्बल में आ जाते हैं कि देखिए नो डाउट आर्टिकल 14 और 15 के बीच कॉन्ट्राडिक्शन है, बट प्रियम्बल भी तो ये कह रहा है इक्वालिटी, और इक्वालिटी ऑफ में इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी भी है, बिल्कुल राइट है, कोई इशू नहीं रिजर्वेशन, वो एक्सेप्शन में चला लो। क्या आप समझ? हाँ, मैं हमेशा एक चीज कहता हूं, इंडिया में एक प्रॉब्लम है, रिजर्वेशन शुड बी एक्सेप्शन। कोई भी अफर्मेटिव एक्शन पॉलिटिकल टर्म में भी, पॉलिटिकल साइंस में भी एक्सेप्शन के जैसे ऐड किया जाता है। इंडिया में ड्यू टू पॉलिटिक्स, यू नो वेरी वेल, वोट पॉलिटिक्स, आज रिजर्वेशन इज नॉट एन एक्सेप्शन, एक्चुअली इज एन नॉर्म। किसी भी कंट्री में 59% रिजर्वेशन तो समझ में नहीं आता मुझे यार। हाउ कैन यू प्रोवाइड मेजॉरिटी एज अ रिजर्वेशन 59%? ये अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है, बट ठीक है वो कभी और डिस्कस करेंगे। बट हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहता है कि अगर लिमिटेड है, एक्सेप्शन है, तो कोई इशू नहीं है। आर्टिकल 15 में सब क्लॉज 4 को एज एन एक्सेप्शन ऐड किया गया था। आर्टिकल 16 में सब क्लॉज 4 को एज एन एक्सेप्शन ऐड किया गया था भाई। एक्सेप्शन मतलब हम वैसे तो इक्वालिटी लाना चाहते हैं, बट जहां जरूरत पड़ी, कोई डाउन ट्रोडन है, कोई पिछड़ा है, तो उसे आगे लाने की कोशिश करेंगे। अब आज तकलीफ ये हो गई है भाई साहब कि वही नॉर्म बन गया है। हर सरकार, कभी कुछ स्टेट गवर्नमेंट ने 70% रिजर्वेशन प्रपोज कर दिया। 2-3 साल पहले हरियाणा 100% रिजर्वेशन प्रपोज, 90% रिजर्वेशन प्रपोज किया था। तो ये अपने आप में एक चैलेंजिंग है कि बस वहां पे वही है, गांधी इसलिए आज से 100 साल पहले कह के गए थे मोरल लॉज शुड प्रिवेल। जब तक मोरालिटी नहीं आएगी एक्सटर्नल लॉज कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। व्हाट आर द केसेस? प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन,
it can be amended, but it is not justiciable. That is what केशवानंद भारती is explained. ठीक है, नेक्स्ट जो आएगा गेम वो आ रहा है भैया LIC ऑफ इंडिया केस। ये 1988 का केस था, LIC ऑफ इंडिया केस। इस केस में रीअफर्म किया गया अपने कमिटमेंट को, जहां हमने कहा कि प्रीएम्बल इज नॉट जस्ट पार्ट बट इट इज अ बेसिक स्ट्रक्चर, इट इज इंटीग्रल पार्ट। ठीक है, और प्रीएम्बल को अमेंड तो कर सकते हैं नो डाउट, फिर क्या अमेंड कर सकते हैं? बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। केशवानंद भारती में कहा गया था प्रीएम्बल को अमेंड करो, हमको कोई इशू नहीं है, बट जो अमेंडमेंट है विच मस्ट इनहेंस द प्रीएम्बल, उससे आप कुछ निकाल नहीं सकते। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि अमेंडमेंट का मतलब होता है आइदर निकालना या डालना, ऐड और रिमूव। एम आई राइट और रॉन्ग? जबकि सुप्रीम कोर्ट कहता है प्रीएम्बल से आप कुछ निकाल नहीं सकते, क्योंकि ये सब तो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। यू कैन अल्टर प्रीएम्बल बट यू कैन नॉट अल्टर इट्स बेसिक स्ट्रक्चर, मतलब ऐड करो। यही रीजन है केशवानंद भारती जजमेंट के बाद 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया गया था, याद है ना आपको, जहां 3 वर्ड ऐड हुए, सेक्युलर, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, कुछ भी निकाला नहीं गया। आप अगर प्रीएम्बल को इंप्रूव और एनहांस करना चाहते तो कर लो, हमें कोई इशू नहीं है, but you cannot touch the very basic structure of preamble because it is an integral part of Indian Constitution and explained in LIC of India case. ठीक है, तो यहां पे हमने प्रीएम्बल की कुछ बेसिक चीजों को देखा। लिख लिया आप लोग ने वाला? ठीक, सब मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है ना। कुछ फेमस, जैसे कि हमने नानी पालकी वाला की बात की कि कॉल्ड इट आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये प्रीलिम्स के क्वेश्चन होते हैं। के मुंशी ने हॉरोस्कोप ऑफ आवर सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, और उसे 42nd अमेंडमेंट में चेंज किया गया था, मैंने ऑलरेडी बता दिया, इसमें कुछ भी पढ़ने जैसा है नहीं। फिलोसॉफी एंड ऑब्जेक्टिव, सोर्स ऑफ पावर एंड नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव से डेट ऑफ अडॉप्शन। ठीक है, एक एक शब्द मैंने आपको बहुत डिटेल में समझा, इसमें एक लाइन दी है, एक चिरकुट क्या पढ़ाएंगे। ये सब आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है। हाँ, ये मेंस का क्वेश्चन आता है, डिस्कस ईच एडजेक्टिव अटैच टू द वर्ड रिपब्लिक इन द प्रीएम्बल। यहां रिपब्लिक मत समझाना, रिपब्लिक के साथ अटैच्ड एडजेक्टिव पूछा है, दैट इज सोवेरियन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक। अब ऐसे क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखोगे अगर पढ़ाई नहीं? समझ रहे हो ना सर? आर दे डिफेंडेबल इन द प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस, क्या उन्हें प्रेजेंट सर्कमस्टेंस में डिफेंड कर सकते हैं? मैंने हर एक का वर्ड सिखा के प्रेजेंट सर्कमस्टेंस के साथ ऐड किया हुआ है, आपको दिखाया कि कैसे सोवरेनिटी आज प्रोटेक्टेड है, कैसे सोशलिज्म आज डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, कैसे डेमोक्रेसी आज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है कि नहीं? तो बिल्कुल आज भी डिफेंडेबल है, कोई इशू नहीं है करंट सर्कमस्टेंसेस में। देख रहे हैं क्वेश्चन का लेवल? तो चलिए सॉल्व कीजिए। 2020 यूपीएससी, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। बताओ बेटा जी, आदित्य। डी, और कोई? एक्सेल डी, ओके। देखिए, इट इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट नो लीगल इफेक्ट, ये सही है, गलत नहीं है, बट पार्शियली सही है। नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैज द सेम लीगल इफेक्ट, नो। पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यस, बट हैज नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली, यस। खाली प्रीएम्बल को जस्टिसेबल नहीं कर सकते आप, बट अदर पार्ट के साथ ये हो जाता है। तो द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन डी। ट्राई कीजिए। द माइंड ऑफ द मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिफ्लेक्टेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रीएम्बल। 2017 यूपीएससी कैसे चिंदी क्वेश्चन पूछते थे नहीं? अब वैसे नहीं पूछते भाई, वो आज से 10 साल पहले का है। लिबर्टी ऑफ इकोनॉमिक लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीफ। इकोनॉमिक लिबर्टी जैसा कुछ नहीं है, ठीक है? लिबर्टी ऑफ थॉट है, बिलीफ है, एक्सप्रेशन है, इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं।
economic justice the objective Indian constitution has been one of the preamble and the DPSP, preamble and DPSP. आप सभी को एक बड़ा सा थैंक यू, क्योंकि यहां पे आपका चैप्टर फाइनली कंक्लूड। कंटाल गया पढ़ाते पढ़ाते प्रियम्बल। ये वन ऑफ द स्मॉलेस्ट चैप्टर बाय द वे। ये चैप्टर ही कहां, ये तो बिगिनिंग थी, चैप्टर तो अब शुरू होंगे सर। अभी आधे घंटे क्या छोड़ो, आज मेरा मेंस का लेक्चर भी है, मेंस में भी आप लोग बैठ जाना बेटा, अच्छा टॉपिक है आज, सभी के लिए अच्छा टॉपिक है, ठीक है। तो 10-15 मिनट ब्रेक ले लो, 11 से 12 फिर लेक्चर आप लोग का। हाँ बेटा, खाली इसको बंद करके पंचायत करे चलेगा ना बेटा, बंद कर दो फिर पंचायत करता है दुनिया भर की। आई एम देयर टू